पड़ी है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और अब अपने सामने आएंगे वंश। जैसे सबसे पहले आपके सिलेबस में है गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश में अपन उन चीजों को स्पेशली ज्यादा जोर देकर पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बनते हैं, लेकिन पहले बेसिक से शुरू करते हुए चलेंगे। जब हम वंश पढ़ते हैं तो यानी कि राजपूत काल पढ़ेंगे अपन, और राजपूत काल पढ़ते हैं यूं समझ के चलो आपके जो ये है गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तो उससे पहले ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखो हिस्ट्री पढ़ना एक अपने आप में मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास विषय से मेरा अच्छा लगाव रहा है। आप सभी जानते हैं इतिहास में नेट की है, मैंने 2 बार नेट की इतिहास में, काफी अच्छा लगाव और जुड़ाव रहा है इतिहास से। तो अब इसमें देखो इतिहास के अंदर जो लगाव और जुड़ाव है वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको भी समझ में आएगा। अब इसमें यह है साथियों कि राष्ट्र कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि मैं जब जब भी राजस्थान की धरा पर कदम रखता हूं तो मुझे मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं पे जहां जहां मैं कदम रखता हूं तो कहीं पे किसी वीर की ऐसी कोई मंदिर या नहीं रहा हो, उसकी वीर गति के कोई अवशेष नहीं रहा हो, या किसी वीरांगना का कोई थान ना हो, ऐसा उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जिनका है। यानी कि राजस्थान में जन्म लेना ही अपने आप में एक काबिलियत है। अब इसके बाद में हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए दूसरा सौभाग्य है, ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास में जो राजपूत काल है वो बहुत अहम भूमिका रही है और राजपूत काल से संबंधित प्रश्न बहुत बनते हैं। प्रश्न सिर्फ आपके इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में बनते हैं और हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। मैं आज आपको ये सारे के सारे जो है याद करवा दूंगा, क्योंकि ये देखो ये जो फैक्ट है ना ये सब जगह लिखे हुए मिलते हैं। मैंने कोई इसमें 9 की 13 नहीं की है, ये सारी सब जगह लिखे हुए मिलते हैं संकलित करके, ठीक है, आपको दे देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन याद कैसे रखना है वह समस्या रहती है विद्यार्थी के सामने। और मेरा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को याद करवा दूं, जिस उद्देश्य से विद्यार्थी जुड़े हैं तो उन्हें पूरा किया जाए। अब याद रखने के लिए साथियों ऐसा है, सबसे पहले बता दूं कि जैसे मैंने जो जो आपके मत लिख रखे हैं इसमें, उसमें ऐसा है कि जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे सब में अलग अलग लिखेगा। मैंने 4-5 किताबों को पढ़ के एक समेकित आपके सामने दिया है और यहां से प्रश्न बनता है तो आपके गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब इसमें यूं है कि कुछ जो मत देने वाले जो है इतिहासकार, वो किसी 2 मत का भी समर्थन करते हैं, कहीं कहीं तो उनके नाम ऐसे भी मिलेंगे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आज मैं समझा रहा हूं, उसको व्यवस्थित तरीके से समझ लेना, आपके काम निकल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं साथियों। अब देखो सबसे पहले हेडिंग, आप जब नोट्स बनाओगे तब एक बार ये इसको समझ लो, उसके बाद में नोट्स बनाना आप। तो सबसे पहले देखो अपन ये मत लेते हैं अग्निकुंडीय, ठीक है, अग्निवंशीय कह सकते हैं, या ये कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई वह अग्निकोण से हुई। सबसे पहले आपको बता दूं राजपूत काल जो माना जाता है वो 7वीं शताब्दी से लगाकर और 12वीं शताब्दी तक का माना जाता है, ठीक है, लगभग 12वीं शताब्दी तक का राजपूत काल माना जाता है। जैसे पहले मौर्य काल था, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, फिर इतिहास में एक रिक्तता सी महसूस हुई तो वो राजपूत वंश का उदय हुआ और राजपूत वंश की उदय ने इस रिक्तता को भरा। और उसके बाद में आपको पता है फिर सल्तनत काल आ जाता है इसके बाद में, और फिर मुगल काल, फिर जो है अंग्रेजों का आगमन, और इस तरीके से टाइमलाइन चलती है अपने इतिहास की। तो ये है। अब राजपूतों का जो अलग अलग तथ्य है उनमें क्या है कि सबसे पहले आबू पर्वत का गुरु वशिष्ठ द्वारा एक अग्निकुंड वाला सिद्धांत दिया गया। हुआ क्या था कि गुरु वशिष्ठ मतलब उस समय जब ऋषि मुनि जो तपस्या करते या कोई भी अच्छा काम करते तो अपवादी तत्व उन्हें परेशान करते। अपवादी तत्व का मतलब है राक्षस गण और ऐसे शरारती तत्व परेशान करते। गुरु वशिष्ठ ने फिर क्या किया कि यज्ञ किया, और यज्ञ करके और 4 जातियों को उसमें से 4 वीर योद्धा जातियों का उसमें से उत्पत्ति बताते हैं वो कि उत्पत्ति की उन्होंने। अब उसमें उत्पत्ति में यदि देखा जाए तो प्रतिहार, जो आपके गुर्जर प्रतिहार आगे आएंगे वही है, परमार, चालुक्य, ठीक है ना, चालुक्य ही सोलंकी है। कई जने क्या करते हैं चालुक्य और सोलंकी ऐसे कर देते हैं, और चाहमान यानी कि चौहान, चाप हरि मान नए ऐसे होता है चौहान, जो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अब ये चौहान अपने पढ़ने ही है वैसे भी, तो ये ध्यान रखना प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये चारों की उत्पत्ति आबू के वशिष्ठ यज्ञ जो किया था इन्होंने अग्नि यज्ञ, उससे मिलती है। अब ये मत किसने दिया है? ये मत दिया है चंद्रप्रदायी ने। और चंद्रप्रदायी की रचना आपको पता हो तो क्या थी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, रासो साहित्य था जिसमें वीरता का बखान किया जाए।
पृथ्वीराज रासो ने की। पृथ्वीराज रासो में की चंद्रप्रदय ने, और चंद्रप्रदय भी है ना पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाया था। तो पूरा नहीं कर पाया तो इसके पुत्र जलहन ने इसको पूरा किया था। ये एक तथ्य आपको सिर्फ याद रखना है। ऐसी कई रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचना को पूरा नहीं किया, इनके बेटे मुरारीदान ने पूरा किया था। तो ये इस बहुत सारे तथ्य मिलेंगे जो आपको आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे ना वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखो चंद्रप्रदय जो है इसने दिया। अब मुझे ये बताओ कि यज्ञ करेंगे वो कहां करेंगे? कोई टेबल माते वह कहीं टेबल माते या कहीं सोफे माते या वह कौन कट हुई जमीन माते हुई, कहां होगा? पृथ्वी पर यज्ञ होगा, पृथ्वी के ऊपर ही यज्ञ होगा। बस यहीं से याद रखना है। यज्ञ किया तो कहां किया? जमीन पे किया होगा ना, पृथ्वी पर किया। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर क्या मिलता है कि अग्निकुंड लगाया पृथ्वी के ऊपर और फिर यज्ञ किया, फिर उसमें से जातियां उत्पन्न की। तो अपने अग्निकुंड वाला सिद्धांत ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया काम। अब रासो है ना, रासो से ही ध्यान रखना कि एक हम्मीर रासो था, हम्मीर रासो जो जोधराज द्वारा कृत है, तो हम्मीर रासो भी इसका समर्थन करता है। और आपके सूर्यमल मिश्रण भी इसका समर्थन करते हैं, मूणुत नैन्सी भी इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा जयानक, कौन? जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, क्या लिखी? पृथ्वीराज विजय, वो भी इसका समर्थन करते हैं। तो ये इतने तरीके से, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है? चंद्रप्रदय पृथ्वी पर यज्ञ किया, और पृथ्वी पर यज्ञ किया यानी कि पृथ्वीराज रासो के अंदर उल्लेख है, और ये चीज हो गया क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विदेशी जातियों से उत्पन्न, विदेशी में जैसे शक सीथियन भी आ जाएगा लिखा हुआ, कहीं पे ध्यान रखना, शक के साथ सीथियन भी आ जाएगा लिखा हुआ। शक, कुषाण, हूण, इनसे उत्पन्न बताया है कि विदेशी जातियों से उत्पन्न हुआ। तो विदेशी जातियों मन थे वो बताओ कि कर्नल टॉड विदेशी हो के भारतीय हो के गुरुजी विदेशी हो, क्रुक विदेशी हो के भारतीय हो के गुरुजी विदेशी हो, स्मिथ विदेशी हो के भारतीय गुरुजी विदेशी हो। तो बस विदेशी को तो विदेशी दहलाना। भंडारकर भी कहीं क्यों बाबूजी? भंडारकर ने विदेशी ब्राह्मण कह दिया इनको, विदेशी ब्राह्मण, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। भंडारकर ने विदेशी ब्राह्मण का, अब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के भंडार भरे हुए रहे। कोई भी ब्राह्मण अपने पास आता है, मिलने आता है, तो यही कहते हैं ब्राह्मण है, इसके भंडार भरे हुए रहे, और ब्राह्मणों के भंडारियों में भरी वड़ाई रहे, ध्यान ही है। तो भंडारकर ने क्या कहा? ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण का है, यानी कि विदेशी का। अब टॉड विदेशी, स्मिथ विदेशी, क्रुक विदेशी, तो विदेशी से विदेशी को आपको लिंक करना है, और ये चीज आपको हो गई याद। ठीक है, अब देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी या प्राचीन क्षत्रिय है, प्राचीन क्षत्रिय कह सका, यानी कि आर्य भी कह सकते हैं। प्राचीन क्षत्रिय कौन थे? आर्य थे। आर्य के अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है ना। अब देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो कहा है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है, और सीवी वैद्य ने समर्थन किया है। अब इसमें कैसे याद रखें कि आप मुझे ये बताओ, शंकर भगवान है, उनके जटाव के ऊपर क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा है ना। तो ये देखो चंद्रवंशी, और चांद और सूरज का नाम तो अपन साथ साथ ही लेते हैं, सूरज चंदा, चंद्र सूरज, चांद सूरज, ऐसे लेते हैं। तो सूरज और चंद्र दोनों ही किसके? शंकर जी के विराजमान है ना। तो गौरी शंकर, देखो यहाँ तो पूरा ही दोनों जोड़े से नाम आ गया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बहुत याद रहे जी, लार। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि वैदिक आर्य भी कहा है, क्या? प्राचीन क्षत्रिय यानी कि वैदिक आर्य, वैदिक आर्य। अब वैदिक न लिखकर मैं यदि ऐसे लिख दूं वैदिक, याद करने के लिए बस इसमें से अपन को वैदिक में से वैद्य लेना है, और ये देखो वैद्य, शिवी वैद्य, यूं याद रहेगा। ठीक है, नहीं दूसरो तरीको बताऊं, दूसरो तरीको वो है कि महादेव जी है, महादेव जी देखो री आवे, महादेव जी कहीं करे तांडव करे, महादेव जी इनकी भी नहीं दिखे, मतलब गुस्सा आता है तब तांडव करते हैं, तांडव करे, त्रिशूल गोप गाप दे, कटे ठोक ठाक दे, बिंग बाद में बिक ने ठोक दियो त्रिशूल, तो बिल इलाज कौन करी? बी टाइम कोई डॉक्टर तो हा कौन हा वैद्य जी आ, तो फिर वैद्य जी ने बुलाया, त्रिशूल ठोक दियो महादेव जी गुस्से गुस्से में, तांडव में ठोक दियो, तब किन बुलाया? वैद्य जी ने बुलाया। अब देखो शंकर भगवान ने त्रिशूल मारा, वैद्य जी को बुलाया, तो आपने क्या याद रखना? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और शिवी वैद्य, और ये सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और प्राचीन क्षत्रिय या वैदिक आर्य। समस्या कहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज किसने बताया है? ये आपके बालकृष्ण चट्टोपाध्याय या BL चट्टोपाध्याय, आप ध्यान रखें इसमें। अब इसमें ये देखो याद ऐसे रखना है कि सामाजिक किससे बना है? समाज से बना है।
समाज के अंदर कई मीटिंग होती है। समाज क्या है? आसपास की कम्युनिटी पूरी वही है। समाज के अंदर मीटिंग होती है तो यूं डायरेक्ट थोड़ी बिठाए, चटाई अटाई लान पस बिठाए, और चटाई लानी पड़ी, खरीदनी पड़ी तो अर्थ व्यवस्था से संबंधित है। अर्थ खर्च होगा तब जाके चटाई आएगी, तो आर्थिक, ठीक है, समाज में चटाई बिछाई, ठीक है, मीटिंग करने के लिए। यहां बस यूं कह सको कि समाज में चटर पटर पंचायती करे ऐसा भेड़ा हुए चोटे माते, तो समाज में चटर पटर या समाज के लिए चटाई बिछाई, तो चटाई से तो लेना चट्टोपाध्याय और समाज और अर्थ, और हो गया आपके काम BL चट्टोपाध्याय सामाजिक आर्थिक। बस प्रक्रिया की उपज हाथों हाथ ही आपके ये चीज याद होती जाएगी। और मतलब ये चीज ऐसी है साथियों, आपको भले ही लगे कि ये मुझे अभी याद नहीं हुई या क्या पता, लेकिन जब जब आपके सामने प्रश्न आएगा और ऑप्शन आएंगे, आपके दिमाग में अपने आप ये चीज आने लगेगी। यही तरीका होता है याद करने का और करवाने का, ठीक है ना। आप देखो कुषाण या यूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सिर्फ कुषाण और यूची आए तो ध्यान रखना कि कनिंघम ने कहा है। अब या तो इस क से आप बिठा देना कि कनिंघम ने कहा है, ठीक है। अगर यूं नहीं बैठे तो कन निकाल दो और डायरेक्ट इसको देखते हैं तो इसके जैसा शब्द अपन को मिलता है सिंघम, ठीक है, कनिंघम या सिंघम, ठीक है। मन भंवर उठे वो वाला गीत है ना, वो मुझे याद नहीं है इसकी वर्डिंग पूरी तरीके से, तन सिंहर उठे कोई ऐसा है, जब वीर भरे हुंकार सिंघम, कोई ऐसा ऐसे ही मतलब है, पिक्चर देखी हुई लेकिन वर्ड याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें कौन था सिंघम, कौन था? अजय देवगन। अजय देवगन की पत्नी कौन है? काजोल, ठीक है ना। तो सिंघम की पत्नी कौन है? काजोल है, ठीक है। तो क से तो अपन को लेना है कि कुषाण, ठीक है, कुषाण और सिंघम यानी कि कनिंघम, कनिंघम कुषाण, क से क मिला देना। याद रखने का तरीका है बस एक कि इस तरीके से कनिंघम यूची यानी कि कनिंघम और कुषाण कनिंघम, ये याद रखना है, ठीक है। आप देखो विभिन्न जातियों का मिश्रण, क्या विभिन्न जातियों के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ये जो मत दिया था वो शर्मा जी यानी दशरथ शर्मा और विशुद्धानंद पाठक, VN पाठक यानी कि विशुद्धानंद पाठक ने दिया। अब देखो इसमें क्या है, कैसे याद करें गुरुजी, इसमें क्या ट्रिक बताएंगे। जब स्टूडेंट पढ़ते हैं ना तो आगे वाला ध्यान रखते हैं कि इसमें तो बता दिया, अगले में क्या बताएंगे, इसमें भी बता दिया, अगले में क्या बताएंगे, और इंटरेस्ट बना हुआ रहता है, फिर वो स्किप नहीं कर पाते कि अगले में कहीं बताए, बीच में कोई छूट नहीं जाए, पॉइंटेड हो, है ना। चलिए विभिन्न जातियों का मिश्रण, विभिन्न जाति अगर कह दिया तो एक तो है नहीं, दो है नहीं, तीन है नहीं, चार है नहीं, 8 10 है। कितनी है? एक से लगा के 10, कितनी है? 10, 10 से ही तो बड़ा है दशरथ, दशरथ हो गया ना। विभिन्न जाति यानी एक से ज्यादा है, 10 जातियां हैं मान लो, ठीक है। तो दशरथ शर्मा ने कह दिया कि विभिन्न जातियों का मिश्रण है, और विभिन्न जातियों का मिश्रण, और VN पाठक ने समर्थन कर दिया। या फिर ऐसे याद रख लेना कि 10 जातियों का पाठ पढ़ाया। यहां थोड़ा सा मैं इसको यहां ले लेता हूं, आपकी सुविधा रहेगी। 10 जातियों का पाठ पढ़ाया, ऐसे याद रख लेना। 10 यानी कि दशरथ, और पाठ यानी कि पाठक जी, कौन से? VN पाठक, विश्वनानंद पाठक जी। ये हो गया आपके काम तमाम। अब देखो ब्राह्मण वंशीय, ये तो थे विदेशी ब्राह्मण और ये है देशी ब्राह्मण अपने भारत के, ठीक है ना। तो ब्राह्मण वंशीय, अब ब्राह्मणों का समर्थन कौन करी? ब्राह्मण ही करी ना, पर समस्या ही कटा है। देखो ब्राह्मण वंशीय शर्मा जी हैं, पाठक जी, पाठक जी तो यहाँ भी साथ आए थे, यहाँ भी साथ आएंगे, बस समस्या कहीं है ही नहीं, ये समाधान ही समाधान है। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, VN पाठक, ब्राह्मणों का समर्थन शर्मा जी ने किया है, बस हो गया काम। आदिम जाति VA स्मिथ, विंसेंट अय्यर स्मिथ, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रखें? IPL याद रखें, स्मिथ याद रखना है तो अपन को IPL याद रखना है। IPL में देखो राजस्थान रॉयल्स में स्मिथ आया था, जो ही मतलब टीम बनन ढुकती ना ड्रीम 11 में, तो सब पहला स्मिथ लेता, आज स्मिथ खेलेगा, आज स्मिथ खेलेगा, सबसे पहले स्मिथ लो, स्मिथ ने कैप्टन बनाओ, ठीक है। क्या क्या? आज स्मिथ खेलेगा, बस हो गया काम अपना। आदिम जाति स्मिथ, VA स्मिथ, आज स्मिथ खेलेगा, पक्की बात है, ठीक है। आदिम जाति स्मिथ, या फिर आज, या फिर ऐसे याद रख लेना, आजा वह स्मिथ, या यूं ही बढ़िया है, वो बढ़िया ट्रिक है, आज स्मिथ खेलेगा, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। आदिम जाति और स्मिथ। अब देखो वैदिक आर्य, ये आ गया यहीं पे, मैंने बता दिया था ये वैदिक आर्य वाला। और ये जो है ना, ये वाला मत, ये सर्वमान्य यानी कि ज्यादा मान्य, सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक
मान्य है ये वैदिक आर्य वाला, और ये जो है सीवी वैद्य ने दिया है। वैदिक, वैदिक याद रखना है, वैदिक, वैदिक आर्य तो वैद्य याद हो जाएगा। दैट्स ऑल, पूरी गांगत गान वकील जज साहब सामने के, दैट्स ऑल योर ऑनर। तो ये हो गया है। आप भी हमारे जज साहब ही हो, कमेंट में बता देते हो ये सही है, ये गलत है, वो है, ये है, आज क्लास बढ़िया थी, आज ऐसे थी, वो थी, तो जज कर लेते हो पूरा। तो आप ही हमारे जज साहब हो, माई बाप हो। माई बाप कहते हैं ना, माई लॉर्ड है, मेरे भगवान। तो यही है, दैट्स ऑल योर ऑनर। देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसे नोट करना है। और ये स्लाइड मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। चाहे कैसा भी एग्जाम देते हो, आपके काम आने ही वाली है। और जिसने समझ लिया है उसके तो मतलब लीला लहर है। मतलब जिस तरीके से ये समझ लिया कि इस तरीके से याद करना है, 100% ही लीला लहर है, कोई टेंशन है कौन। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लिए और इसके बाद में अपन बढ़ते हैं अब गुर्जर प्रत्यार वंश की तरफ। राजपूतों की उत्पत्ति आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है, मुझे पता है। अब अपन को पढ़ना है गुर्जर प्रत्यार, आपके सिलेबस के अंदर है। राजपूतों की उत्पत्ति भी है, वो लिंकिंग टॉपिक है, वो मैंने करवा दिया आपको। अब गुर्जर प्रत्यार ऐसा है साथियों, मतलब इतनी माथा फोड़ी है इसके अंदर, सीधी सी बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, जो मन में है वो बताता हूं। वास्तव में माथा फोड़ी है। माथा फोड़ी यूं है कि याद कौन भाई, अलग अलग शाखा है ना, नागवट का थान, किसमें थान है, रजील ने, वो नहीं, ये ने, वो से याद नहीं। जब मैंने इतिहास शुरू में पढ़ना शुरू किया, मेरे लिए भी ये एक सिर दर्द रहता था। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सिर दर्द नहीं रहे। मैंने इसमें एक तरीका बना रखा है पढ़ने का, वही तरीका आपको बता दूंगा। आपको जो चीजें ध्यान में रखनी वो बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, दो चीजें ध्यान में रखना, गुर्जर, ठीक है, और प्रतिहार। ये तो है जाति, ये तो है जाति, ये था स्थान। स्थान कैसे? एक शब्द आता है इतिहास में, गुर्जरात्रा। पहले मारवाड़ और मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र को गुर्जरात्रा कहा जाता था। गोपीनाथ शर्मा ने इसका समर्थन भी किया है कि ये चीज ऐसे है, बताया उन्होंने। तो ये गुर्जरात्रा से गुर्जर बन गया, और ये प्रतिहार जाति है ही। प्रतिहार का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए साथियों, तो होता है द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल। ये जो अपने आप को क्या है, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। लक्ष्मण जी थे ना, लक्ष्मण के वंशज, राम जी के भाई लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी क्या थे? राम जी के द्वारपाल थे। राम जी के द्वारपाल कैसे थे को कि गुरु जी भाईयान द्वारपाल की। मतलब जब राम जी जब वनवास के लिए गए तो लक्ष्मण जी कहा कि मुझे ले चलो, मैं मतलब आपका सेवक हूं। और आपको पता है शेषनाग का अवतार मानते हैं, मैं तो सेवक हूं, मैं आपका द्वारपाल हूं, आप कुटिया में रहना, मैं आपके बात जो है ध्यान रखूंगा। और ये मतलब आप वार्तालाप, आप मैथोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हो तो पता होगा, और नहीं जानते तो मैंने बता दिया। तो लक्ष्मण जी क्या थे? राम जी के वंशज। ये अपने आप को लक्ष्मण के राम जी के भाई थे, और ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते, और ये द्वारपाल है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी है आपके, ठीक है। यहां पे आ गया। अब देखो, एक ये आता है कि स्पेशली गुर्जर शब्द का उल्लेख किन शिलालेख में मिला, ठीक है। एक तो ये, और एक आएगा कि गुर्जर पर ये प्रतिहार है ना, इनका लिखित अभिलेख सबसे पहला कौन सा मिला। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूं कि इस शब्द का उल्लेख जो है, वैसे 4 शिलालेख है जिसके अंदर गुर्जर शब्द का उल्लेख मिला। उसमें आपको ऐसे याद रखना है कि रानी देख की जगह अपन लिखेंगे देख, ये दे भी सही कर देता हूं, रानी देख गुर्जर आया, याद हो जाए, कोई समस्या कौन है? रानी देख गुर्जर आया। अब ये रा से आपको लेना है राधनपुर, राधनपुर शिलालेख। यहां से आ जाएगा आपके नीलकुंड, कई जगह नीलगुंड भी लिखा मिलेगा, कोई कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से आएगा देवली शिलालेख, देवली शिलालेख, और यहां से आएगा आपके करदाह, करदाह। ये जो चारों हैं, इसके अंदर इस शब्द का उल्लेख है गुर्जर के अंदर। कहीं कोई समस्या है? कहीं भी नहीं। इतिहास बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग है,
बस पढ़ना आना चाहिए व्यवस्थित, ठीक है। राधनपुर, नीलकुंड, देवली और कड्डा, ठीक है, ये चीज आपके आगे क्लियर कि इनके अंदर गुर्जर शब्द का प्रयोग पहली बार आया, ठीक है। अब पहली बार अभिलेखीय उल्लेख गुर्जर प्रतिहार के लिए किसने किया, ठीक है, इस चीज को, तो पुलकेशियन द्वितीय था शासक, चालुक्य शासक था पुलकेशियन द्वितीय। इसका एक अभिलेख था ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जो रवि कीर्ति ने लिखा था, रवि कीर्ति। इसके अंदर आपके जो है पहला आ जाएगा आपके अभिलेखीय उल्लेख, ठीक है, पहला अभिलेखीय उल्लेख आ जाएगा किसका, गुर्जर प्रतिहार जाति के बारे में उल्लेख सबसे पहले आ जाएगा कि अभिलेखीय उल्लेख इसके अंदर किया गया है, ठीक है। देखो मुहणोत नैणसी जो था ना, मुहणोत नैणसी ने इनकी 26 शाखाएं बताई, 26 शाखाएं बताई। इन 26 शाखाओं में सबसे पुरानी शाखा जो थी वो मंडोर थी, ठीक है। मंडोर की शाखा सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन शाखा मंडोर है। अब देखो मंडोर भी है इनकी शाखा, भीनमाल भी है, बड़ोच भी है, कन्नौज भी है, बहुत सारी शाखाएं, 26 शाखाएं बताई, उसमें से सबसे प्राचीन मंडोर है। ये प्रश्न यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपके शब्द वगैरह का ये मैंने बता दिया, ठीक है। आप ऐसे एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे आप लिख लेना। इतना तो कर लोगे ना काम, बिल्कुल व्यवस्थित एक एक चीज बोलकर बताइए और लिखा भी है व्यवस्थित, तो इस चीज को आप अपने नोट्स में उतार देना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं, मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले लिख लिया है आपने। देखो कुछ जानकारी आपको दे दूं पहले कि साहित्यिक जानकारी जो है गुर्जर प्रत्याहार की कहां से मिलती है, इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कुवलयमाला बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उद्योतन सूरि ने लिखा है और वत्सराज के समय लिखा है, ठीक है। वत्सराज के ये प्रश्न बनता है कि उद्योतन सूरि किसके समय था, वत्सराज के समय था, ठीक है। हरिवंश पुराण जिनसेन सूरि ने, और ये भी वत्सराज के समय था। राजतरंगिनी कल्हण ने लिखी, उसके अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है, कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखी थी, उसके अंदर भी इनकी जानकारी मिलती है। हुमायूं रासो दलपत विजय द्वारा लिखी गई, इसमें भी मिलती है कुछ जानकारी। प्रभावक चरित्र जो चंद्रप्रभ सूरि है, इन्होंने लिखी है, और इन सभी के अंदर भी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। इनके अलावा किससे मिलती है, यात्रियों से मिलती है। यात्रियों में आपके कौन से आ जाएंगे, अरबी यात्री, ठीक है। अरबी में कौन कौन से, मुख्य सुलेमान, एक तो सुलेमान और एक अल मसूदी, इन दोनों ने उल्लेख किया है। अब इन दोनों ने, अरबी क्या कहते थे बेटे, अरबी यानी अरबी यात्री थे ना, अरबी यात्री ये जो गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार थे, इन्हें जूर्ज कहते थे। क्या कहते थे, जूर्ज। और जूर्ज भी स्पेशली किसने कहा है, सुलेमान ने कहा है। सुलेमान कैसे याद रखोगे, ऊ की मात्रा से याद रखना है, सुलेमान ने जूर्ज कहा है, ठीक है। अल मसूदी ने क्या कहा है, अल मसूदी ने अपना ही नाम आगे जोड़ देना, इसने कहा है कि अल गुजर। क्या कहा है, अल गुजर, याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अरबी यात्रियों ने इनको अल गुजर और जूर्ज कहा है, दो फैक्ट आ गए सामने। और राजा को क्या कहते थे, यहां ये राजा जो होता था ना, इस राजा को ये क्या कहते थे, बोरा। क्या कहते थे, बोरा। याद क्या रहा को कि इनका राजा राजा और अपना राजा बोरा, मतलब अरबी खुद के राजा को, खुद को तो श्रेष्ठ होता है, इनका राजा राजा के राजा तो हमारे वहां अरबी प्रदेश में, अरब देश में, यहां तो बोरा है, ऐसे कह दिया, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है तरीका, इनका राजा राजा अपना राजा बोरा ठीक है, चलो। तो बोरा कहा है, राजा को बोरा कहा है, अल गुजर कहा है, जूर्ज कहा है अरबी यात्रियों ने, ठीक है। अब अरबी आ गए तो चीनी थोड़ी पीछे रहेंगे। चीनी यात्री में वही अपने क्या, युआन चुआंग या कह देते हैं हुएनसांग, ठीक है। नाम ही कैसा है, कल बताया था आपको, हैनसांग। हैनसांग ने क्या कहा है, इन गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, कुचेलो, कुचेलो ये कहा है, कुचेलो, ठीक है। और
जो गुर्जर प्रतिहारों की बाद में राजधानी बनेगी भीनमाल, उस भीनमाल को क्या कहा है? भीनमाल को कहा है पीलोमोलो या पीलीमोलो, पीलोमोलो। ये भाई अटर लोग क्या पीलोमोलो को नहीं, भीनमाल है, श्रीमाल कैसे कहा, भीनमाल कैसे कहा, नहीं 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 पीलीमोलो, नहीं 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 पीलोमोलो, ऐसे। ठीक है, याद रखने का तरीका है ये। कुचेलो के मेलो कुचेलो, ठीक है, गुर्जर प्रत्यार कुचेलो कहा है। और ये आगे तो ये यात्रियों से, इनसे भी जानकारी मिलती है और इनसे भी जानकारी मिलती है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीनी यात्री हैंसांग विशेष तौर से ध्यान में रखना है, हर्षवर्धन के समय का है ये। ठीक है, चलो अब आपको मैं बताता हूं कि आदि पुरुष यदि पूछा जाए गुर्जर प्रतिहारों का, क्या पूछे? आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी जिससे शुरुआत हुई है। ठीक है, आदि पुरुष इनका जो था वो था हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। इस हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी उपाधि प्राप्त थी, यानी कि रोहिलिद्दी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, हरिश्चंद्र मंडोर का मतलब, ये मंडोर की शाखा पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले ये जो शाखा पढ़ रहे हैं ना हरिश्चंद्र वाली, ये मंडोर की शाखा है, लेकिन इसने मंडोर को राजधानी नहीं बना था। राजधानी किसने बनाया वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस हरिश्चंद्र ने जो है 2 शादियां की। इस हरिश्चंद्र ने अटे एक ही नहीं हामले और वो 2 करे। ठीक है, एक तो की क्षत्रिय रानी से, एक तो थी क्षत्रिय और एक थी ब्राह्मण, ब्राह्मण थी। ठीक है, क्षत्रिय जो थी उसका नाम था भद्रा और जो ब्राह्मण थी उसका नाम था द्विजात्मा। ये क्लास जिसने देखी है ना उसके गुर्जर प्रतिहार की समस्या मिट जाएगी। एक ये क्लास और एक इसके आगे वाली जो पार्ट आने वाला है वो। ठीक है, द्विजात्मा। अब इस क्षत्रिय रानी से इसको 4 संतानें प्राप्त हुई। इस क्षत्रिय रानी से 4 संतानें प्राप्त हुई। उसमें एक तो आ गया भोगभट्ट, ठीक है, एक कक, एक बद्द, ठीक है, और एक रज्जिल। और ये रज्जिल आगे ले जाएगा शाखा को, इस मंडोर वाले को। ठीक है, अब ये बात यहां तक समझ में आ गई ना। वंश वृक्ष बनाना और सीखना याद रखना आना चाहिए। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी भी कहते थे। ठीक है, रोहिलिद्दी कहते हैं। 2 शादियां की, एक क्षत्रिय रानी एक ब्राह्मण रानी। अब ब्राह्मण का द्विजात्मा नाम कैसे याद रखो? द्विज का अर्थ ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण को द्विज भी कहते हैं, कबूतर को भी द्विज कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। 2 चीजें जो होती है वो, तो ये द्विज का इसे, ठीक है, द्विजात्मा इसका नाम था। बहुत कम स्रोतों में देखने को मिलता है ये, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। और ये भद्रा। अब इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, यहां से ये चीज जो है आप पहले नोट कर लेना। मैं साइड में खड़ा हूं और आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे अब मिटाने वाला हूं। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। चलिए, अब इसको मिटा रहा हूं इसलिए हूं क्योंकि आपको और भी चीजें यहां पे मैं बताने वाला हूं। मेरे हिसाब से समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। और हिस्ट्री जो आप समझते हो कि कठिन है, हिस्ट्री की मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी, उसके बारे में आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है ना साथियों, अब इसमें से इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख लेना, भो कदर। ठीक है, इस कदर को अलग याद रखना और इस भो को अलग याद रख लेना। ठीक है, ऐसे याद रखना, भूकदर या भोकदर या कैसे भी याद रखना। तो कदर, ये दद है, बद नहीं है, मैंने बद लिख दिया, ये दद है, भोकदर। ठीक है ना, तो ये कक दद रज्जिल। अब देखो ये जो रज्जिल है यहां तक आपके समझ में आ गई, और ये हरिश्चंद्र के साथ में आपको यही चीज ध्यान रखनी थी। अब आपके ये जो रज्जिल है, अब देखो मंडोर शाखा पढ़ रहे हैं ना अपन, मंडोर। तो मंडोर में आपको ध्यान रखना है इस र से ही रज्जिल ध्यान रख लेना। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि र से राजधानी बनाया। आगे से आगे देखो, आपके लिए मैं जितना आसान कर सकता हूं उतना आसान कर रहा हूं, पर थे शेयर ही कौन करो? गुरुजी प्रयास करे, थे प्रयास करो कौन? क्लास जाम रखो। मैं सोच रहा हूं कि विद्यार्थी बहुत मेरे प्रति भी समर्पण रख रहे हैं और शेयर करेंगे बढ़िया आराम से, पर करते ही नहीं हो। तो देखो, मंडोर र से रज्जिल याद रखना और र से राजधानी याद रखना, यानी कि मंडोर की वंशावली फिर प्रारंभ होगी, किससे प्रारंभ होगी? रज्जिल से प्रारंभ होगी। क्यों? इसने राजधानी बनाया है यहाँ। ठीक है, फिर इस रा से ही ध्यान रखना कि इसने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया था इसने। ठीक है, ये चीज आपको रज्जिल से संबंधित ध्यान में रखनी है। ज्यादा लोड तो ज्यादा तो लेना ही नहीं है। ठीक है,
ये रजिल से संबंधित आप इतनी चीजें थोड़ी सी ध्यान रख लेना। राजसूय यज्ञ क्या राजधानी बनाई मंडोर का, ठीक है। अब देखो इस रजिल के बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम था सिलुक। सिलुक, वैसे रजिल का पुत्र हुआ नरबट। चलो पहले यही बता देता हूं आपको, रजिल का जो पुत्र था वो था नरबट। नरभट्ट, और नरभट्ट का जो पुत्र था वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अब ये नरभट्ट है ना, इसकी भी एक उपाधि थी, जो उपाधि थी पिल्ल पाणी। पिल्ल पाणी, ये पिल्ल पाणी आप ध्यान रख लेना। और नागभट्ट यानी कि इसका क्या हुआ, ये पोता हुआ। पोता हुआ ना। ये नागभट्ट जो है मेड़ता को राजधानी बनाने वाला शासक था। मेडांतक या मेड़ता, मेड़ता को राजधानी बनाया किसने, नागभट्ट ने। नागभट्ट ने विवाह किया किससे, ऐसे लिख देता हूं तो याद ज्यादा रहेगा। नागभट्ट ने विवाह किया जज्जिका से। किससे विवाह किया, जज्जिका से। किसने, नागभट्ट ने जज्जिका से विवाह किया। और जज्जिका से विवाह करने के बाद इसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक तो था जिसका नाम था तात, और एक का नाम था भोज। और ये भोज शासक बना था इसमें से, ठीक है। इस जज्जिका और नागभट्ट के 2 पुत्र थे, एक का नाम था तात और एक का नाम था भोज, और ये 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसमें से मोस्ट चीजें क्या है मैं बता दूं जो याद रखनी है। नरभट्ट की उपाधि याद रखनी है, मंडोर की वंशावली प्रारंभ होती है यहां से, रजिल ने जो है मंडोर को राजधानी बनाया ये याद रखना। राजसूय यज्ञ, आदिपुरुष हरिश्चंद्र था। ये नाम याद नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, नहीं पूछा जाएगा, मैं बता दूं आपको, नाम नहीं पूछे जाएंगे। और ये 4 पुत्रों के नाम भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रहना जरूरी है, ये याद रहना जरूरी है। और ये यहां से राजधानी इसने बनाई, ये याद रखना। नरभट्ट की उपाधि भी मुझे लगता है इस क्लास के अंत में मैं बताऊंगा कि इनमें से प्रश्न बनने की संभावना कितनी है, कैसे है। जहां से थी वही चीज बता रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा है, मैटर खूब ज्यादा है। मैं आपको समेट कर दे रहा हूं सारी चीजें, जितना आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, पका हुआ है, पूरा खाना ही है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये भोज और तात तक ये आप नोट्स बनाओ एक बार, फिर इसके बाद में मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं। थोड़ा सी है इसके बाद में मंडोर की शाखा में, फिर जो है दूसरी शाखा आएगी। एक बार इसकी आप जो ये नोट्स बना दो, इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओ एक बार इसके। अब देखो साथियों, अपन ने नागभट्ट तक पढ़ लिया, ठीक है। नागभट्ट के बाद में इसमें एक शासक, नागभट्ट के बाद भोज पढ़ा अपन ने, और भोज के बाद में अपने एक शासक हुआ सिलुक। सिलुक के अंदर क्या ध्यान रखना है कि इसने जो अपना साम्राज्य था वल्ल, वल्ल किसे कहते हैं, जैसलमेर। वल्ल किसे कहा गया है, जैसलमेर को। इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, जैसलमेर तक कर दिया। और जैसलमेर का एक शासक था देवराज भाटी। देवराज भाटी, और इसको क्या किया, पराजित किया। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसको पराजित किया और वल्ल तक यहां तक शासन कर लिया। अब इसके फिर 2 पुत्र, ठीक है। एक का नाम था बाउक और एक का नाम था कुक्कुक। कुक्कुक, ठीक है। कुक्कुक ने क्या किया भाई साहब, गटियाला, गटियाला शिलालेख, गटियाला। और गटियाला शिलालेख जो थे उनकी संख्या थी 2, भाषा थी संस्कृत और प्राकृत, ठीक है। 861। बस इतना ही सवाल पूछा जाता है कि गटियाला शिलालेख किसने लिखवाया या किसने उत्कीर्ण करवाया, तो गटियाला शिलालेख करवाया है कुक्कुक ने। याद क्या रखा, अदरवाइज कोई लेने का काम नहीं है। कुक्कुक, कुकर, कुकर किने गए, कुत्ते ने, कुत्ते घटिया काम करे, के कटे भी मार दे, किने भी कोई भी खा ले, यूं कर ले, कुत्तो घटिया काम करे, कुत्ता घटिया काम करता है। कुक्कुक, गटियाला शिलालेख, सिर्फ याद रखने के उद्देश्य से, ठीक है। गटियाला शिलालेख 861, ठीक है। बाउक ने क्या किया भैया, बाउक ने जोधपुर के अंदर ही विष्णु मंदिर के अंदर, विष्णु मंदिर में मंडोर प्रशस्ति या जोधपुर प्रशस्ति कह सकते हो, मंडोर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई और 837 में करवाई। ये ध्यान रखना है यहां से, बाउक से संबंधित और कुक्कुक से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है, और बस इतने ही ध्यान रखना है। और मंडोर शाखा की जो उल्लेख मिलता है ना, वो कुक्कुक तक ही मिलता है, ठीक है। कुक्कुक तक ही मंडोर शाखा का मिलता है।
फिर जो अपने ये जो दद्द जो था ये भड़ोच की शाखा से संबंधित हो जाता है। दद्द ने भड़ोच में शाखा स्थापित की और भड़ोच के अंदर आपको पता है बंदरगाह भी है वो वाले, वहां से प्रश्न नहीं बनते, आपको ज्यादा फैलने की आवश्यकता नहीं है, जहां से बनते हैं। अब इसमें भी मैं बताऊं, आज अपन ने जो पढ़ा है मंडोर वाली शाखा, इसके अंदर से आपके प्रश्न बनने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि अपन शुरू से नहीं करेंगे तो अपन पता नहीं चलेगा आगे जाके क्या हो रहा है। इसमें से प्रश्न बनने कम रहते हैं। अब जो कल वीडियो आएगा, कल की जो क्लास आएगी अपनी, उसके अंदर से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं। क्यों? आप मिहिर भोज के अंदर, वत्सराज के अंदर, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, और उसमें से आपको सीधे सीधे फिर याद करना है। मैं समझाऊंगा त्रिराष्ट्र संघर्ष वगैरह जो है कन्नौज के लिए, त्रिराष्ट्र संघर्ष हुआ, 100 वर्षों का युद्ध जिसे कहा जाता है, ये चीजें हैं जिनमें से प्रश्न बनता है। आज की क्लास में आपको प्रश्न जो अरबी यात्रियों ने नाम दिए वो, चीनी यात्री ने नाम दिए वो, और फिर आपके उत्पत्ति मैंने बताई, इसमें राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, ठीक है, और ये साहित्यिक उल्लेख है ये बता दिए। इसके अलावा आदि पुरुष याद रख लेना बिल्कुल, और मंडोर शाखा की वंशावली से संबंधित रज्जिल जरूर याद रखें, गटियाला शिलालेख कुक्कू जरूर याद रखें, और मंडोर प्रशस्ति 837 वाली जो है वो बाहुक याद रखना। इतना काम कर लेना, और लगभग मुझे लगता है क्लास जिसने व्यवस्थित रूप से देखी है, ढंग से देखी है, पढ़ने के उद्देश्य से देखी है, उनको ये चीजें हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। और नोट्स बहुत बढ़िया। आज अपन चलने वाले हैं साथियों पूरी तरह से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ताकि आपका समय भी बचे और इसमें विद्यार्थी जान पाए कि उन्हें इसमें से याद क्या चीजें रखनी है, मतलब पढ़ना कैसे है। नोट्स बनाने का एक तरीके का पैटर्न भी यही है। यदि कोई नोट्स बनाना सीखना चाहता है तो आज की स्लाइड जितनी भी आएगी वो आपके सबसे काम की है, और इसमें से यही चीजें ये याद हो गई ना, आज की क्लास आपको जो मैं दूंगा इर्द गिर्द के सारे शब्द हटाकर आपको वो चीज समझाऊंगा भी, इसमें कंसेप्ट भी, तो ये चीजें याद हो गई तो समझ लो कि गुर्जर प्रतिहार टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत ही शानदार हो जाएगी, इसके पहले वाली क्लास और ये क्लास, ठीक है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इतिहास है, चाहे इतिहासकार भी किसी चीजों पर मतभेद होता है, अपन को उलझना नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि इन सर ने ये बता दिया, किसी सर ने वो बता दिया, या किसी बुक में ये है किसी में ये है, कंफ्यूजन वाला है। एक बार पढ़ लो और आगे बढ़ो, उसको लेकर मत बैठना कभी भी, नहीं तो वो आपको ले बैठेगा। इस चीज को गांठ बांधो, सफलता अगर प्राप्त करनी है तो ये चीज रखना। अपवाद होते हैं ना वो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अपवाद को साथ में लेकर नहीं चला जाता, छोड़ना चाहिए पीछे, ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर ही वही नहीं अटका जाता। तो ऐसी काफी चीजें आएगी जीके के अंदर जहां आपको मतभेद मिलेंगे कि ये इतिहासकार ने ऐसे कहा वो ऐसे कहा, उलझो मत, पढ़ लिया एक बार, हाँ प्रश्न आएगा, देखा जाएगा ऑप्शन किस हिसाब से आते देखा जाएगा, एक आध प्रश्न ऐसा आ जाएगा जो कंफ्यूजन वाला है, बाकी उसको लेकर मत बैठना, उसके पीछे दूसरा जीके खराब मत कर देना। ये मूल मंत्र आप मानना चाहो तो मानना, बाकी आप स्वतंत्र हो, मेरा कार्य है बताना, मानना या नहीं मानना उसके लिए आप स्वतंत्र हो। हर चीज के लिए मैं विद्यार्थियों को देखो सब चीजें बताता हूं, लेकिन निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र है, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। इससे पहले अपन ने जो है गुर्जर प्रतिहार शुरू कर चुके हैं और मंडोर के गुर्जर प्रतिहार अपन ने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं आप, चाहे उज्जैन के कह दो, चाहे भीनमाल के कह दो, जालोर, उज्जैन, भीनमाल या कन्नौज के कह दो, ये है। और यहां से आज की क्लास जो है उसमें से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इससे पहले वाली से आप मान के चले कि 30% चांसेस रहते हैं, इससे पहले वाली क्लास थी उससे प्रश्न बनने के, और 70% चांसेस इस टॉपिक में से प्रश्न आता है तो आज की क्लास में से आएगा। इसीलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आया हूं मैं, ताकि कोई चीज आपके रह न जाए पीछे, समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपके क्लियर हो जाएगा। ये बात जितना आप विश्वास करके क्लास देखते हो उतनी ही ज्यादा मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि विद्यार्थियों का विश्वास है और वह बना रहना चाहिए, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और कि आप लोगों के लिए 2 सरप्राइज है मेरे पास। एक सरप्राइज 2-3 दिन में दे दूंगा मैं, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो भी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए है, बहुत बढ़िया सरप्राइज है, अच्छा लगेगा उन्हें जानकर। और एक जो है अपन नए साल की पहली तारीख को बताएंगे और वो सभी के लिए है और वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो इंतजार करें। अब कई लड़के अभी से विद्यार्थी पूछना शुरू कर देंगे खोद के, सर क्या है हमें बता दो, अभी इंतजार नहीं होता। ये नहीं, इंतजार का जो मजा है वो मजा लीजिए और इंतजार करिए, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो है विद्यार्थी हित में और अच्छा है, ये बात आपको पता है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर करेंगे जो विद्यार्थी हित में करेंगे। चलिए आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो जालोर, कन्नौज और ये प्रतिहार है। इसमें आपको नागभट्ट, वत्सराज, मिहिर भोज, महिपाल ये चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़नी क्या याद करनी है, ठीक है। चलिए याद करने के पैटर्न पे ही चलते हैं। सबसे पहला जब शासक पढ़ते हो गुर्जर प्रतिहार में तो इनकी उपाधियां,
कौन से शासक की कौन सी उपाधियां हैं, ये जरूर आपको ध्यान में रखनी है और ये याद होनी ही चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले देखो नागभट्ट से इसकी शुरुआत मानी जाती है और नागभट्ट की जो उपाधियां हैं वो नागावलोक, नारायण और म्लेच्छों का नाशक इसे कहा गया है। ठीक है, म्लेच्छों का नाशक, नारायण और ये। अब ये जो नारायण है साथियों, ये नारायण और म्लेच्छों का शासक, ये दोनों उपाधियां जो मिली है वह ग्वालियर प्रशस्ति में मिली है। कहां मिली है? ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, और ये ग्वालियर अभिलेख जो है ना वो राजा भोज कह दो चाहे मिहिर भोज कह दो, उन्होंने इसको लिखवाया था। ठीक है, यहां से ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। याद कैसे रखनी है? नागभट्ट जो है ना से शुरू होता है, नाना 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 नाना, बस याद ही क्या रखना है? अरे नाना नाना ही याद रखना है और क्या है, किसी को हाँ हाँ कहना ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि नकारात्मकता से दूर रहे, लेकिन या तो नाना नाना कहना पड़ेगा क्योंकि ये नकारात्मकता में सकारात्मकता है। नाना नाना कैसे? एक ना से नागभट्ट, ठीक है, एक ना से नागावलोक, एक ना से नारायण और एक ना से नाशक। किसका नाशक? म्लेच्छों का नाशक। बोलो याद हुई कि नहीं हुई? याद है, नाना 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 नाना, हंसते हंसते मतलब याद हो जाएगी। और जिस विश्वास से आप जुड़ते हो उसे हमेशा कायम रखूंगा मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, नाना नाना याद होगी बस। अब मेड़ता को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाया है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, उज्जैन को राजधानी बनाया, उज्जैन में भी है ना, उज्जैन में भी अवंती, उज्जैन में भी अवंती। ठीक है, अवंती को राजधानी बनाया यानी उज्जैन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और भीनमाल को राजधानी बनाया यानी जालोर की शाखा का भी संस्थापक हो गया ये और उज्जैन की शाखा का भी संस्थापक हो गया। इन दोनों को राजधानी बनाया और यहाँ का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ये चीज है, बिल्कुल फालतू बात करेंगे नहीं अपन, जहां से प्रश्न आता है जैसे आता है उसी पैटर्न पे अपन चलेंगे और आपको ये याद करने हैं। ठीक है, अब देखो अरबी आक्रांता जुनैद, जुनैद के नेतृत्व में अरबी जो थे उन्होंने हमला किया और उसे नागभट्ट ने बिल्कुल अच्छी तरीके से छठी का दूध याद दिलाया था, यानी कि हरा दिया था। तो अरबी आक्रांता जुनैद पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि नागभट्ट ने हरा दिया था। तो इसमें आप कैसे याद रखें कि आज ना, आज ना, वहां नाना नाना था, फिर नाना नाना आज ना, नाना नाना आज ना, आज यानी कि अरबी, यहां से जुनैद और हराया किसने? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, देखो ये इतनी ट्रिक मैं मुझे ये टॉपिक याद है, मैं इतनी ट्रिक वैसे ये इसलिए है, आपको भी इसको रटना नहीं है, ट्रिक को रटना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये जब आपके सामने प्रश्न आते हैं तो ये जो चीजें मैं बताता हूं ना वो अपने आप पुटअप होगी, आपको इस पे विशेष जोर, इतने रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखकर समझ लेना है और उसके बाद में ये जो फैक्ट है इनको पढ़ना है और इनको याद रखना है। ठीक है, और ये चीजें जो है साइड वाली ये अपने आप ही आपके दिमाग में आती रहेगी कि सर ने ये बताया था, आज ना, आज या, यानी कि अरबी, जुनैद और नागभट्ट, ऐसे आपके काम निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जब अरबियों को इन्होंने हराया, किसने? नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया, तो अरबों को हराया, ख्याति बढ़ी, ख्याति बढ़ी यार, किसी को पराजित करते तो शासक की ख्याति कैसे बढ़ती है? इसी से बढ़ती है कि ख्याति बढ़ी। अब ख्याति बढ़ी तो यहाँ पे राजा महाराजा जो होते हैं ना कहीं ख्याति बढ़ती है। देखो अपा भी कोई बढ़िया काम करो तो जीवन विमन करा है, जीवन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, ये चीजें, तो इनकी ख्याति बढ़ती तो ये यज्ञ करते या कोई ऐसा काम करते। तो इसने क्या किया? हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया। ये किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने करवाया। और इसमें इनवाइट किसको किया? दंती दुर्ग को किया। अब दंती दुर्ग आपको पता होना चाहिए और नहीं है तो बता दूं, राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था, राष्ट्रकूट जो शासक थे उनका ये संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, ये जो था आदि पुरुष था, इसने स्थापित किया था। तो दंती दुर्ग को इसने बुलवाया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया, क्योंकि दंती दुर्ग ने इसकी हेल्प की थी। अरबों को हराने में दंती दुर्ग ने मदद की थी, हेल्प की थी। तो हेल्प की, देखो इन मदद करे भी नहीं बुलाना जरूरी है, मदद करते बुलाओ भी नहीं, पस रही है बढ़ जाए पदे दो आपस में पोड़ी जाए तो मतलब क्या निकली? तो मदद की, बुलाना जरूरी है। बुलायो, हिरण्य महादान यज्ञ करायो, जिमन इमन करायो, भोज वोज करायो, यूं कर, और ए दो नाम दोस्ती, तो ए मदद करी अरबाओं। ठीक है, किसने मदद की? दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट था। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखें। अब ये नागभट्ट के अंदर एक फैक्ट याद रखें, ये पावरफुल शासक था,
आसपास के जो छोटे मोटे शासक थे ना, जैसे आपके चौहान है, परमार है, ये जो थे ये इनके सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार ये नागभट्ट के सामंत थे। ये सारे ऐसे शासक पढ़ते ना, ये इनके सामंत थे, यानी कि ये कितना पावरफुल होगा ये चीज आप इससे पता लगा सकते हो। तभी तो ऐसी ऐसी उपाधियां धारण की, नारायण और नागावलोक और ऐसी ऐसी उपाधियां धारण की है। तो ये, और मुझे यहां तक लगता है कि नागभट्ट में आपको प्रश्न, वैसे तो देखो पढ़ने की कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है, अथाह है, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये याद है आपको, तो आपको मतलब होगा कि यार मुझे गुर्जर प्रतिहार याद है। और कोई दूसरा आपने सवाल पूछ भी लेना कोई भाई बंधु, और आपको ये याद है ना, आप कमांड जरूर रखोगे उसको, मतलब उसने 3 प्रश्न पूछ लिए, मान लो 5 प्रश्न पूछ लिए, तो 4 के जवाब आप देने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, यदि ध्यान से समझा है और याद रखें तो। ठीक है, ये नागभट्ट के अंदर पढ़ना है। अब इनके माँ बाप वगैरह के नाम आपको ध्यान नहीं रखने, क्योंकि पूछा नहीं जाता। यही अनावश्यक सामग्री होती है जिससे हमको बचकर चलना होता है। ठीक है, वो मान लो पूछ भी ले तो इतना की नहीं याद कर में नुकसान कोई भी नहीं है। इतो याद रहा कि नहीं, माँ बाप का नाम याद रहा कि तो दूसरा सिलेबस कवर नहीं है। ये चीजें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी के अंदर आती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन वत्सराज। बहुत ही पावरफुल शासक था, और इसीलिए देखो प्रतिहार साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया है। अब देखो मैं कहो आपने कि अलग अलग किताबों वाला 2-3 किताबों वाला अलग चीज दे रखे, कोई नागवर द्वितीय ने भी बता दिया करे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि वत्सराज को ही प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक शासक कहा है। याद क्या रहा गुरुजी, कोई दिक्कत ही कौन है, बस ये लिंकिंग व से व, वास्तविक वत्सराज, और यही अंदर ही होता है सब कुछ, इसके अंदर ही, बस हमें वो दिखता नहीं है ना ये चीज। और यही चीज मैं दिखाता हूं। मैंने कहा है आपको कि जो शिक्षक है वो मतलब पढ़ाता नहीं है, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं, बस आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है भाई, चलना तो आप नहीं है, और जे भी नहीं चल सको तो बस तैयारी करना मतलब ही कौन है? रास्ता तो बता दियो, पूरी चीज बता दी कि आ यूं है, यूं परीक्षा पूछ, एग्जामिनर यूं पूछेला, वो भी बता रहा, याद तो था नहीं करना है। ठीक है, प्रतिहार का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक आ गया। उपाधियां जयवराह और रणहस्तिन। अब देखना आदिवराह नहीं है, जयवराह है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दे देना। आदिवराह में मिहिर बोझ आएगा आपने, और जयवराह में आपके वत्सराज आएगा। अब जयवराह जो उपाधि दी वो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, कई जगह दुग्गिल मिलेगा, कई जगह दुग्गल मिलेगा, तो समस्या नहीं है, दुग्गल एक ही है, कोई समस्या नहीं है। इस दुग्गिल ने जो है इसको जयवराह की उपाधि दी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रणहस्तिन की उपाधि इसने धारण की। रणहस्तिन का मतलब क्या होता है? रण यानी क्या होता है? युद्ध। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध, और हस्तिन यानी हाथी, तो युद्ध का हाथी। ठीक है, मैं था हकीकत कह रही हूं कि जिसने पेड कोर्स ले रखा है ना किसी भी शिक्षक का, देखो सभी शिक्षक एक तरह से पेड कोर्स भी है तो वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं और नहीं करूंगा कभी, लेकिन आपने पेड कोर्स लिया है उसके बावजूद भी आप ये क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएगी। इसका नुकसान आपको 1% भी नहीं होगा, ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होना है, तो जरूर देखें। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करता हूं कि मैं बुक लिखी है वही बुक लो, मेरी क्लासें ही देखो और किसी की मत देखो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। और जिस दिन मैं ऐसे कहने लग जाऊं तो समझ लेना कि उसके बाद से मैं यूट्यूब से जाने वाला हूं, ये समझ लेना। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अब जो चीज है अंदर जो है वही बाहर है, खुली किताब है, और उसे आप कभी भी मन चाहो जब पढ़ सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज की थी और जयवराह की इसकी थी, ये दुग्गल ने दी, और इसका मतलब होता है युद्ध का हाथी। अब इसने जो है इंद्रायुध को हराया। इंद्रायुध वैसे देखा जाए तो धर्मपाल के अधीन ही था ये। ठीक है, इसने इंद्रायुध को हराया है, और इसको याद ऐसे रखना है, ये वही याद रखना, वह यानी वत्सराज और ई यानी इंद्रायुध। क्यों याद रखना है इस तरीके से? डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, क्योंकि आगे चक्रायुध को हराने वाले हैं। ठीक है ना, नागवर द्वितीय जो आएगा वो चक्रायुध को हराने वाला है, फिर चक्रायुध और इंद्रायुध में आप कंफ्यूज होगे, तो इसलिए इसको वही नाम से याद रखना, वही लोभ है ना। ज्यादा कोई लपड़ाई करे ना मारवाड़ी भाषा में, वही नहीं करनी, तो वही याद रखना है ना, वही। ठीक है, मुझे पता है कि मारवाड़ी जो बोलते हैं उनको बड़ा मजा आता है कक्षा में, क्योंकि ये चीजें जल्दी से उनके दिमाग में चिपक जाती है जोंक की तरह, और जोंक तो देखो घातक होता है, लेकिन ये बढ़िया चीज है, तो ये चिपकती है तो अच्छा रहता है।
तो इंदिरा युद्ध को हराया, फिर बाद में धर्मपाल को भी हराया इसने, पाल शासक था ये, ठीक है ना। अब इसकी जो है, मैं जब ये टॉपिक शायद फर्स्ट ग्रेड में आपके आएगा शासकों का, इनका जब मैं बताऊंगा गोद देवीरा नाम, और ऐसे ट्रिक है पूरी, और एक ट्रिक की याद, और जैसे जैसे शासक निकले उनके अंदर 2-3 फैक्ट याद किए और टॉपिक क्लियर, कोई बेजमारी नहीं, सीधी। इतिहास पे ये ऐसा ही है, देखो कमांड बना नहीं रहा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कारनामा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये चीजें हैं, और ये चीजें मतलब आपको मैं याद करवा के छोड़ूंगा। तो ये है उद्योतन सूरी, ये प्रश्न तो यहां तक कि हमारे कॉलेज लेक्चर एग्जाम के अंदर आया था फर्स्ट पेपर में, उद्योतन सूरी किसके दरबार में था, कई जना गलत ठोकर आया, क्यों याद नहीं करियो। और बी टाइम पर कंफ्यूजन है, वत्सराज समय हो के नागवट समय हो के मीरभोज समय हो के किन समय, उद्योतन सूरी और ये अपने जिनसेन सूरी दोनों ही वत्सराज के समय थे। और कुवलय माला की रचना की उद्योतन सूरी ने लगभग क्या फिक्स है 778 ईस्वी में, और ये 783 के अंदर। हरिवंश पुराण की इन्होंने जिनसेन सूरी ने 783 के अंदर की, और उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की अपने 778 के अंदर। आपने डूब दो यार, कोई इतना लगातार बोलने में आता है ना, सांस फूल जाती है। उद्योतन सूरी ने कुवलय माला और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की, और ये दोनों ही वत्सराज के दरबार में थे। ये चीज वत्सराज के समय इन्होंने रचना की, ये गांठ बांध के याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले कई बार पूछे जा चुके हैं, यहां तक कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, पहले तो इस चीज को समझना सीधा ही। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिराष्ट्र संघर्ष भी कहते हैं। यह संघर्ष किस लिए हुआ, यह हुआ कन्नौज के लिए। किस लिए हुआ, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ। अब कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण यह है साथियों कि कन्नौज मतलब देखो उस समय गुप्त चले गए थे, गुप्त वंश का समाप्ति हो गई थी, और गुप्तोत्तर काल भी लगभग पूरा हो चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, देखो गुप्त वंश और हर्षवर्धन वाला वो टाइम पीरियड निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो गुप्त और ये आपके मौर्य और गुप्त वगैरह ये थे ना, तब तक तो एक जो राज्य था पाटलिपुत्र, उसका बहुत ज्यादा महत्व था। क्यों, मगध और उसके आसपास ये पाटलिपुत्र और ये सब आसपास, मतलब वो एक पावरफुल था बीच के अंदर, उसका महत्व बहुत ज्यादा था। जैसे ये टाइम पीरियड निकला उसका महत्व कम हो गया, वो मतलब तहस नहस हो गया, उसका महत्व हो गया कम। तो उसका महत्व कम होने से ये जो कन्नौज था ये गंगा और यमुना के बीच में था। गंगा और यमुना के बीच होने से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हर कोई यहां आबाद होना चाहता था। देखो ऐसी जो चीज होती है जो उपजाऊ है, नदियां है, सब कुछ है, संपन्नता है पूरी तरीके से, वहां पे जो है अधिकार हर राजा करना चाहता है। तो यहाँ पे अधिकार करने सभी चाहते थे। तो इस वजह से क्या, इसका महत्व बहुत बढ़ गया। इस पर अधिकार करने के लिए 3 राष्ट्र, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। लगभग कई किताबों में 100 वर्ष बताते हैं, कई में 150, कई में 200। ये कुल मिलाकर बहुत लंबा संघर्ष चला, कई पीढ़ियों तक चला है। तो पीढ़ियों तक चला है। अब देखो इनमें संघर्ष कैसे हुआ मैं आपको बताऊं, यहाँ बोर्ड पे जगह खाली नहीं बची, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखो एक तो थे आपके गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। एक यहां मैं लेता हूं राष्ट्रकूट, थोड़ा नीचे की तरफ लेता हूं इसे, ठीक है, राष्ट्रकूट थे। और यहां पे लेता हूं मैं पाल। इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ठीक है। ये धर्मपाल, देवपाल वगैरह ये पाल वंश के थे। ये अपने ध्रुव आएगा इसके अंदर, ये ध्रुव आएगा इसके अंदर, ये ध्रुव तो इसमें आ गया, देखो ध्रुव है। और ये दंतिदुर्ग है, ये भी राष्ट्रकूट का था, है ना। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो आप पढ़ते हैं वो भी राष्ट्रकूट वंश का था। ये यहां से, ये ऐसी शक्ति थी राष्ट्रकूट जिसने दक्षिण से उत्तर की ओर आकर और आक्रमण करके, और ये ऐसी पहली शक्ति थी जिसने उत्तर की ओर आकर और वहां पे साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, राष्ट्रकूट, ठीक है। और बोलते ये भी गुर्जर प्रतिहार, ये थे अपन जो पढ़ रहे हैं वही। और पाल बंगाल के थे, पाल वंश। तो इन सब का जो मेन था वो कन्नौज पर अधिकार करना था, और इसी कारण इन तीनों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला, ठीक है। अब इसमें अंततः जीत, बहुत लंबा संघर्ष चला, अंततः जीत गुर्जर प्रतिहार की हुई थी। इस चीज को आप ध्यान रखें, आपके लिए यहां पर यही काम की चीज है, और बाकी कोई नहीं है। बाकी इसमें किसने किसको हराया, किसने क्या किया, ये चीजें आती है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव तो था ना, ध्रुव बहुत पावरफुल था, और ध्रुव ने जो है इसको वत्सराज को हराया था। और इस चीज का अपन को ध्यान में रखना है थोड़ा सा,
कि किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था वत्सराज को? ध्रुव ने हराया था वत्सराज को, ये ध्यान रखना। और इसने वत्सराज ने किसे हराया था? तो इंद्रायुध और धर्मपाल को इसने हराया था। ये चीजें हैं, आपको वत्सराज के अंदर यही ध्यान रखनी है, सारी चीजें ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। और नागभट्ट प्रथम के अंदर आपको ये चीजें याद करनी है, याद कर लेना। और इनकी उपाधियां बहुत अच्छी तरीके से याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये चीजें हैं, अब आपको जरूरत है स्क्रीनशॉट लेने की और इसे व्यवस्थित, जैसे देखो ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है, इसको मतलब ये चीज जो है ना, ये आपके एग्जाम के पास में इतनी काम आने वाली है कि आप मुझे याद करोगे। और इसके बाद आपको एक जो चीज, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जब वन लाइनर जब लॉन्च होगी, मैं आज ही कह देता हूं, जो भी क्लास देख रहे विद्यार्थी जो वन लाइनर लेने की मतलब क्षमता नहीं रखते होंगे, हालांकि बिल्कुल ही कम प्राइस, मेरा इरादा कमाई करने का नहीं है, एक ऐसी चीज विद्यार्थियों तक पहुंचाने की है जिसे वो पढ़े और उन्हें लगे कि हमें इसी चीज की जरूरत थी सर। और वो चीज जब आएगी ना, ये गाइड वन लाइनर नहीं है। कई विद्यार्थी सोचते हैं गाइड वन लाइनर, गाइड ये है कि आपके सारी चीजें समझने के लिए, कंसेप्ट वगैरह, ये भी टू द पॉइंट है, इसमें भी हमने मेहनत की है, ये भी टू द पॉइंट है, सारी चीजें। वो चीज अपना महत्व अलग रखती है, ये चीज अपना महत्व अलग रखती है। और वो क्या चीज है, अभी देखो मैं यदि एक दो पेज उसके अभी डाल दूं टेलीग्राम पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप मुझे पूरी लिखने ही नहीं दोगे। आप मुझे पहले ही कह दोगे सर ये अभी डाल दो आप पूरी पूरी। वह चीज है, और इसका इंतजार तो आपको अभी काफी करना है। इसका इंतजार तो अभी तो 1-1.5 महीना, कम से कम 1.5-2 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं जल्दबाजी करूंगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं करूंगा। मुझे किसी से कंपटीशन करना ही नहीं है कि मैं अब किसी से कंपटीशन करूं। ये मैं विद्यार्थियों के लिए वह चीज देना चाहता हूं जो विद्यार्थियों को, जिसकी चाहत है, जिसकी डिमांड है, और विद्यार्थी चाहते हैं कि वह चीज हमारे पास में होनी चाहिए, वो ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, इतने में समझ जाओ। और ये चीज कह दूं, जो विद्यार्थी उसे लेने की क्षमता नहीं रखता होगा, ये गौरव सिंह घाणेराव बैठा है और उसको उससे पढ़ने से वंचित मैं नहीं रहने दूंगा, ये बात भी कह दूं। लेकिन ईमानदारी से, जो वास्तव में क्षमता नहीं रखता होगा उसी को, ऐसा नहीं है सब देखो इतनी, मतलब ये भी सेवा ही है एक तरह की, तो वो भी एक तरह की सेवा ही है, इतनी ही मतलब रखने के इरादा रहेगा हमारा, तो वो उस मामले में आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको जो चीज मिलेगी ना, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सर जो कह रहे थे वो सिर्फ बातें नहीं थी, सर की रातों की नींद की मेहनत है ये। बस इतना काफी है, आप स्क्रीनशॉट लो और अपन बढ़ते हैं फिर आगे। फटाफट लो, दिखा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं साथियों। वत्सराज और नागभट्ट प्रथम पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ते हैं अपन नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय जैसे ही शासक पढ़ते हैं ना, कभी भी इतिहास पढ़ते हो तो शासक जब पढ़ते हो उसकी उपाधियां व्यवस्थित रूप से अलग से लिख देना, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं खूब ज्यादा रहती है और वो सभी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके जो उपाधियां हैं उसमें ये देखो, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जी, वत्सराज, ये अलग अलग नहीं है, ये एक उपाधि है पूरी पूरी। अरे भाई रे, इतनी लंबी उपाधि राखी। हाँ, इतनी लंबी उपाधि है तो यानी इन महत्व भी है ना। ये परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जी, वत्सराज, ये रखने वाला पहला शासक जो गुर्जर प्रतिहार का वो ये था। और ये जो उपाधि है ना, ये मिलती है आपके बुचकला प्रशस्ति में। बुचकला प्रशस्ति में एक और उल्लेख मिलता है इसमें, बुचकला प्रशस्ति के अंदर इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था वली प्रबंध। वली प्रबंध, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, इसने मुसलमानों यानी तुर्कों को पराजित किया, क्योंकि उस समय देखो आक्रमण करते थे तो इसने पराजित किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पराजित करना ही पड़ता, नहीं करता तो ये खुद पराजित हो जाता। तो यहां ध्यान रख लेना, मुसलमानों यानी तुर्कों को पराजित किया। चलो एक फैक्ट और देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो चीज मिलती है ना कि इसने मुसलमानों इनको पराजित किया, ये आपके मिलती है खुमान रासों में। खुमान रासो, और खुमान रासो किसने लिखी आपको पता होना चाहिए, और नहीं है तो पता रख लेना कि दलपत विजय ने लिखी। दलपत विजय खुद नाम से ध्यान रखा था मैंने, ऐसे इसको जोड़ दिया था खुद। तो खुमान रासो के अंदर ये चीज मिलती है। इसने चक्रायुद्ध, अभी आगे इंद्रायुद्ध बताया था, चक्रायुद्ध को पराजित किया। याद क्या रखा गुरुजी, नाच ले नाच ले नाच, वही एड थोड़ी हो के गुरुजी यूं को नहीं है, वो खींच वे ले खींच मेरी फोटो, ले खींच मेरी फोटो, यूं है अपा यूं दागदा नहीं है, अपा ले नाच ले नाच ले नाच। एड भी ए डीजे में आजकल यार घण मजे, और इनमें नाचन में आवे भी मजो, घणो मजा ले छोरा।
ठीक है। धर्मपाल को पराजित किया इसने भी, वापस धर्मपाल पराजित हुआ, इसका उल्लेख मिलता है बड़ौदा ताम्रपत्र से, ठीक है। धर्मपाल वाला याद रख लेना सीधे। कन्नौज को राजधानी बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्नौज को राजधानी बनाने वाला शासक नागभट्ट द्वितीय है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। और 833 के अंदर ये गंगा की समाधि ले ली, और ये चीज जो मिलती है आपके ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, ठीक है। ज्यादातर देखो ग्वालियर प्रशस्ति में बहुत सारी जानकारी मिली है। तो 833 में इसने गंगा समाधि ले ली, और ये भी सवाल बनता है कि गंगा समाधि किसने ली थी, तो इसने ली। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ग से ग्वालियर, ठीक है। गंगा ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के अंदर इतनी चीजें याद है, गणु है, खूब है, ज्यादा मतलब ये इतनी तो मतलब जो मेन हिस्ट्री का एग्जाम दे रहा है फर्स्ट ग्रेड से उसे भी याद है ना, तो वो भी मैं समझता हूँ अच्छी कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना। इतनी चीजें, यहां तक कि इसमें तो कॉलेज लेक्चर में बाहर नहीं गया था सवाल इसमें से, ठीक है। अब देखो, हाँ एक ये जो चीज मैं आपको बताना भूल गया वो ये है, ये ट्रिक है वैसे, कि ध्रुव ने जो उसे पराजित किया था ना, उसका उल्लेख किसके अंदर मिलता है, एक राधनपुर वाले शिलालेख के अंदर और एक वानी डिंडोरी, ठीक है। तो राधनपुर ये उस ध्रुव वाले में, उसमें नोट कर लेना इससे पहले वाली स्लाइड वाले में, और वनी डिंडोरी अभिलेख के अंदर ये चीजें मिली है कि ध्रुव ने जो है वत्सराज को पराजित किया था, ये चीज उसके अंदर नोट करना, ठीक है, ये अलग है। अब देखो, एक रामभद्र नाम का कमजोर शासक हुआ मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय के बीच में। इसमें कुछ खास नहीं है, देखो कमजोर शासक है, इसका मतलब गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति जो है वो थोड़ी सी कम हुई थी इस समय, कमजोर शासक था। इसका समकालीन शासक बंगाल में देवपाल था, बाकी इसके अंदर कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, एक बीच में एक शासक था, एक कड़ी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपने जो आएगा मेन शासक, मुख्य शासक आएगा मिहिर भोज, और मिहिर भोज, भोज भी नाम मिलता है कई जगह, एक बार मिहिर भोज आ गया फिर कई जगह भोज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, यही है। अब मिहिर भोज ने जो उपाधियां धारण की उसमें आपके विनायक पाल, हैरंब पाल, आदि वराह, प्रभास, ये सारी उपाधियां इसने धारण की, किसने, मिहिर भोज ने। अब ये जो आदि वराह है फिर वापस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति। ये प्रभास नाम की जो उपाधि है इसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर शिलालेख के अंदर, दौलतपुर शिलालेख, अभिलेख कह दो चाहे, ठीक है। आदि वराह ग्वालियर प्रशस्ति, प्रभास जो है आपके दौलतपुर शिलालेख के अंदर मिलता है, और ये सारी उपाधियां मिहिर भोज की थी, ठीक है, कहीं कोई शंका नहीं। प्रतिहारों की शक्ति का चरमोत्कर्ष, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शासक के अंदर यदि चरमोत्कर्ष शब्द पढ़ने को आता है, यानी कि उनकी शक्ति पूरी तरीके से चरम पे पहुंच गई है। चरम पे कब पहुंचेगी, यानी चरम पे पहुंची है तो उसके बाद में नीचे भी उतरेगी, क्योंकि वो लास्ट चरमोत्कर्ष है, ठीक है। उसके बाद में नीचे उतरना ही है, यदि नीचे नहीं उतरना होता और ऊपर चढ़ना होता तो वो चरमोत्कर्ष होता ही नहीं, वो तो बीच वाला स्टेप होता। तो ये इसका चरमोत्कर्ष है, यानी कि इसके बाद से जो है शक्ति इनकी कम हो जाएगी। इसके समय में सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी। तो श्रीमद आदि वराह नाम के सिक्के इसने जारी किए, क्योंकि अब देखो आदि वराह उपाधि धारण की है, तो श्रीमद आदि वराह नाम के सिक्के इसने जारी किए हैं। अरबों का शत्रु कहा है, ऐसे इस्लाम की दीवार कहा है। अब अरबों का शत्रु और इस्लाम की दीवार कौन कहेगा, कोई अरब यात्री कहेगा, बाकी कोई हिंदू यहां से इसके दरबारी होंगे वो तो कहने से रहे। तो अरबों का शत्रु जिसने कहा है उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान कहो रहे कि अरबों को शत्रु है, ये तो इस्लाम की दीवार है, ये तो मतलब आने ही नहीं देता है, ये ऐसा है। और क्यों कहा, क्योंकि सुलेमान नाम का यात्री इसके समय यहाँ आया था। तो सुलेमान, ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुलेमान किसके समय आया, अल मसूदी किसके समय आया, ये पूछा जाता है और बहुत समस्या रहती है। चलो आपकी समस्या मिटा देते हैं, अपना आ जाता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो नहीं कहा, ट्रिकास्त्र। ट्रिकास्त्र ये है कि आप ऐसे याद रखें, दो यात्रियों का ही कंफ्यूजन होता है, एक तो सुलेमान और एक अल मसूदी, कि कौन सा किसके समय आया। अपने याद रखना है मिशुमल, मिशुमल, मल ऐसे याद रख लेना, या फिर मिशुमल ऐसे याद रख लेना। अब देखो मिशुमल का मतलब है मी यानी मिहिर भोज, ठीक है, लिखना पड़ी गई, मात्रा गलत लागी चल जाई, मिहिर भोज, और इसका मतलब सुलेमान है। ये म यानी महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, और ये अल यानी कि अल मसूदी, ठीक है ना। इसको व्यवस्थित रूप से लिख देना मिशुमल, जैसे मैं बताता हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। मिशुमल किसकी ट्रिक है, मिहिर भोज सुलेमान, मिहिर भोज के समय सुलेमान आया,
और महिपाल प्रथम की जगह महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी आया। अभी महिपाल प्रथम जब आपको लिखवाऊंगा उसमें ये भी लिखवाऊंगा वैसे व्यवस्थित, जैसे ये सुलेमान आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। तो मिहिर भोज के समय सुलेमान और महिपाल प्रथम की समय अल मसूदी। बोलते बोलते नाम इतने आसपास तो तुतला जाती है जेब। तो महिपाल प्रथम की समय अल मसूदी आया और मिहिर भोज के समय सुलेमान आया है। इस बात को विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो चीजें याद हो गई ना, तो बकैन इतिहास रो खिलो है, एक खिला बढ़ना होते, ठीक है। तो खिलो बढ़नो है तो पढ़नो पड़ेगा और इन तरीके में पढ़नो है। ये है नोट्स मेकिंग पैटर्न। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। और हाँ चलिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि कल जो सम्मान मिला है उसके लिए आप लोगों की इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आई है, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आई है कि वास्तव में दिल गदगद हो गया कि वास्तव में बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है। और शायद ये इसीलिए उन्होंने भी, जो चयन समिति थी उन्होंने भी देखा होगा, बहुत वो स्टडी करते हैं, वो चीजें डायरेक्ट नहीं देते, देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे, क्यों बहुत सारी प्रविष्टियां आती है और उसमें से फिर जो है चुनिंदा लोगों को देते हैं। तो सौभाग्यशाली हूं मैं कि आप लोगों का प्यार स्नेह इतना बना हुआ है। और आप सभी को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद मेरी तरफ से प्रेषित करना चाहता हूं कि आप सभी ने जो दुआएं भेजी है, टेक्निकल टीम ने भी देखी, मैंने हर व्यक्ति का कमेंट देखा है आज। और मेरी कोशिश रहती है कि सभी की शंका का समाधान किया जाए, सभी के कमेंट पर नजर मारी जाए, जो भी जैसे विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया है उसके अनुसार ही चला जाए, ये चीजें करने की कोशिश रहती है। तो बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और ऐसे ही स्नेह प्रेम बनाए रखना और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो चैनल आते आते, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो, फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड की। तो आज क्लास लंबी होगी लेकिन आज आपको ये पूरा ही करवा देता हूं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। क्लास की अंतिम स्लाइड पे आ गए हैं और अंतिम में ज्यादा फैक्ट है नहीं, राजाओं के अंदर थोड़े थोड़े से फैक्ट है जो ध्यान में रखने हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह चीजें भी बता दूंगा आपको। महेंद्रपाल इनके बाद में एक राजा बना। महेंद्रपाल की देखो उपाधियां वैसे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगी, महेंद्रमुख, निर्भय राज, निर्भय जहां पे आ जाए तो ध्यान रख लेना कि महेंद्रपाल की है उपाधियां। तो महेंद्रमुख, निर्भय राज, निर्भय नरेश, रघुकुल मुकुटमणि, ये उपाधियां धारण की। हालांकि रघुकुल मुकुटमणि जो है महिपाल ने भी धारण की थी, लेकिन इसने भी धारण की। ऐसी कई उपाधियां हैं जो एक से ज्यादा राजाओं ने भी धारण की है। तो इसमें इतना वो आपके कंफ्यूज होना मत, ठीक है। अंतिम महान हिंदू शासक इसे कहा है, इसे अंतिम महान हिंदू शासक कहा है विशुद्धानंद पाठक जी ने, ठीक है। अंतिम महान हिंदू शासक का पाठ पढ़ाया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। वीएन पाठक जी ने कहा है। इनके जो गुरु थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आया। राजशेखर किसके गुरु थे? राजशेखर जो है आपके महेंद्रपाल के गुरु थे। और राजशेखर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका, प्रचंड पांडव, ऐसी कई रचनाएं जो है राजशेखर ने लिखी, बहुत सारी रचनाएं हैं। और ये सारी रचनाएं, इसमें से जो कपूर मंजरी है ना, इनकी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर इसकी रचना की थी। ये थोड़ी सी चीजें लिख लो, पड़ी गई। चलो आप पूरी बात तो आप लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अवंती सुंदरी के कहने पर कपूर मंजरी की रचना इन्होंने की, किसने? राजशेखर ने की। बस इतना सा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है महेंद्रपाल के समय। अब आते हैं अपन महिपाल पे। महिपाल में क्या है, देखो यहाँ पे भी विनायक पाल, इससे पहले पढ़ी है ना अपन ने, यहाँ पे भी विनायक पाल, हैरम्बपाल, आर्यव्रत का राजा। अच्छा, ये आर्यव्रत का राजा जो है, ये उपाधि राजशेखर ने दी है, ये उपाधि राजशेखर ने इसे दी है। कौन सी? आर्यव्रत का राजा किसने कहा? राजशेखर ने कहा। बाकी विनायक पाल, हैरम्पाल और ये भी उपाधियां इसने धारण की। इसके समय देखो, अभी आगे जो ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी? मिशुमल, मिशुमल लिख दो, ठीक है। मल वाला आप ध्यान रखना, मिशुमल थी। तो मिहिर भोज सुलेमान और महिपाल अल मसूदी आपको बोला था, तो अल मसूदी की यात्रा यानी कि अल मसूदी का आगमन किसके समय हुआ? इसके समय हुआ, ठीक है। ये सुधार कार्य किए इसने, और सुधार कार्य किए उसमें से एक इंपॉर्टेंट है कि इसने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया था। वैसे ये चीजें जो है सल्तनत काल में पढ़ी जाती है, अपने अलाउद्दीन और ये पढ़ते हैं ना, उसमें ये चीजें तो आएगी, लेकिन आपके वो सल्तनत काल उसमें इतना है नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पे पूछा जाए कि नकद वेतन देना किसने शुरू किया, सेना में सुधार करना, ये सब किसने काम किए? तो ये आपके किए हैं महिपाल प्रथम ने। अब देखो एक शासक आता है, इसके ऐसा नहीं है कि इनके बीच में शासक नहीं, इसके बीच में कमजोर शासक है जो पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने यहाँ से आपके स्किप किया ताकि फालतू ज्यादा डाइवर्ट हो भी नहीं आप।
फिर राज्यपाल को पढ़ना है, राज्यपाल को सिर्फ इसलिए पढ़ना है, आपको पता राम जी मंदिर ध्यान रख लो, ठीक है, यानी राज्यपाल महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, ये ट्रिक है आपकी। राज्यपाल के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, समय था ये लगभग 1018, ठीक है, लगभग 1018 का समय था, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ राज्यपाल के समय, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर त्रिलोचन पाल हुआ, त्रिलोचन पाल का ही करियो कि राज्य गंवा दियो, ठीक है, त्रिलोचन पाल के समय गढ़ वालों ने कन्नौज को छीन लिया और ये आपके था लगभग 1093 के आसपास, ठीक है। तो त्रिलोचन पाल को यहां से ये ध्यान रखना, गहड़वाल, ये भी गहड़वाल वो चंद्रदेव था, वो था जिसने इनसे छीन लिया ये शासक। फिर भी जो है कमजोर शासक हुए हैं, इसके बाद भी अंतिम शासक यदि पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा जाता है अंतिम शासक, अंतिम शासक का सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, वो है आपके यशपाल, यानी कि अंतिम इसने थोड़ा सा यश प्राप्त किया और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। क्यों, गैड़ वालों ने फिर देखो सत्ता जमा दी थी अपनी, फिर ये जो है अंतिम शासक आपके ये थोड़ा सा यशपाल रहा और इसके बाद में इनकी यश की समाप्ति हो गई, ऐसे ध्यान रख लेना। तो काफी सारे ट्रिक्स, काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिक्स है तो कंसेप्ट नहीं बताए, पूरा आपको अंदर से गुर्जर प्रतिहार, यूं आपको महसूस हुआ होगा कि हम गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में ही घूमकर आए हैं। जब बाहुबली पिक्चर देखा जाना कितना आनंद आवे, जो पढ़ाई में मैं कोशिश करिए कि आपके आनंद आ जाए, पढ़ाई के अंदर आपको लगे कि हम ये इतिहास में जी रहे हैं, हम खुद जैसे राजा महाराजाओं के आसपास देख रहे हैं कि अच्छा ये इसने इनको हराया, इसने इसको हराया। यही तो चीज होती है इतिहास। इतिहास को मतलब सिर्फ फैक्ट के रूप में देखें, ऐसे ही सिर्फ सीधी सीधी पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होती, बैठती नहीं है दिमाग में। और ये क्लास, यदि ये 2 क्लास में आपको मैंने गुर्जर प्रतिहार करवा दिया, कठिन टॉपिक में आता है वैसे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था थंबनेल पे जो पढ़ते हैं उससे अच्छी ही अंदर सामग्री मिलती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आप सभी को पता है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करेंगे। आपसे भी निवेदन रहेगा कि एक बार जो है धुआंधार फैला दो, एक बार सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दो कि यहाँ पे भी क्लासेस चल रही है जहां पे बिल्कुल भी आर्थिक भार बढ़ने वाला नहीं है। तो ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और आप सभी से अच्छी उम्मीदें रखते हैं हम, क्योंकि आपकी उम्मीदें मुझसे, मेरी उम्मीदें आपसे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। वैसे ही बता दिया था, जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे देखो जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है, वो अपनी क्लासेस की तरह निःशुल्क ही है, लेकिन वहां पे सूचना हर शेयर कर दी जाती है, ठीक है। क्योंकि छोटा मोटा वीडियो कौन बने, हलक पलक वीडियो बने कौन, और जो इंपॉर्टेंट मैसेज टेलीग्राम में दे दिया, मिल जाया करे आपने, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहा, चलिए बताइए देगा, ठीक है। सबसे पहला आसान प्रश्न है, शुरुआत आसान प्रश्न से ही करनी चाहिए, तो आसान प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहा कब से कब तक, 2री से 4थी शताब्दी तक, या 3री से 5वीं तक, 6ठी से 12वीं तक, या 12वीं से 15वीं तक। जो गुर्जर प्रतिहार एक महाशक्ति के रूप में उभरी थी, उनका शासनकाल कौन से टाइम पीरियड तक रहा था, बताइए। चलिए उत्तर आने लग गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और एक बार अपने साथियों को जो सो रहे हैं उन्हें जगा देना, क्लास शुरू हो चुकी है। कोशिश करेंगे यदि लाइव क्लास का सही से बैठ गया, अपन क्योंकि ज्यादा बात करने वाले हैं नहीं, तो कोशिश करेंगे यदि ऐसा रहा तो आपकी क्लासेस, क्योंकि मैं तो 1 शॉट में क्लास शूट करता हूं आपकी, वैसे भी तो क्लास हो सकता है तो लाइव भी दी जा सकती है, ठीक है। यदि आप अनुशासन बना के रखेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो आप सभी का जैसा उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, ये रहा है साथियों 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है गुर्जर प्रतिहार। यदि अग्निकुंड वाले सिद्धांत को मानते हैं, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड वाले सिद्धांत को, तो उसमें जो 4 जातियों की 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी, उनमें से सबसे पावरफुल जो माने गए वो गुर्जर प्रतिहार माने गए, ठीक है। तो इसका उत्तर यह है, लेकिन साथियों ध्यान रखना कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में इन्हें 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भी बताया है, ठीक है। 8वीं से 10वीं तक बताया है। तो ये भी प्रश्न बन जाए ना, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन को सारे तथ्य ध्यान में रखने हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं सोच सकते, अपन को चारों तरफ से सोचना है, यानी कि अपने प्रश्न कुल मिला के गलत नहीं होना चाहिए। और है ना, आप कभी भी एक मतलब है ना, एक ढर्रे को पकड़ के मत रखना कि जैसे मैंने बता दिया, आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो उसके अपने स्तर पे उसके पीछे आप शोध करिए कि हाँ मेरा डाउट है तो ये क्लियर हो जाए बस।
बाकी कोई नहीं। और लेकिन जैसे इतिहासकारों में बहुत जगह मतभेद रहा है, तो जहां ज्यादा कंफ्यूजन हो और एक से अधिक प्रमाण आपको मिलते हैं तो समझ लेना कि इतिहासकारों में मतभेद है, फिर वहां उलझने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको न तो फायदा पहुंचाएगा और न नुकसान। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 6ठी से 12वीं शताब्दी। जिसने भी किया है उनके खाते में 5,000 रुपए लग चुके हैं। ठीक है, चेक कर लेना मैसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया? वो हेनसांग है ना, रीट में कई जगहों और गुड़ा दिया है। एक्चुअली जब अपन ने क्लास ली थी तब मैंने आपको बोलकर बताया था कि इसका जो वास्तविक नाम था वो युआंग चुआंग था। अब बोलने में देखो क्या था, इसका वास्तविक नाम युआंग चुआंग था। यदि इंग्लिश में लिखा हुआ वहां पेपर में किसी ने पढ़ा है युआंग चुआंग ही लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसके ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ है। इसलिए कहता हूं कि क्लास जब भी आती है ना, मैं आपका समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आता हूं, ना मेरे पास में इतना समय ना आपके पास में। तो एक एक शब्द को सुना करो, क्या पता कहां पे कौन सा प्रश्न निकल जाए और फिर आपका वो छूट जाए, तो बाद में फिर न मुझे दोष दे सकते हो न किसी को दे सकते हो, वहां पे आपके फिर बकरी डिब्बे में आ सकती है। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश के लिए क्या शब्द कहा है? बताओ। देखा ये प्रश्न, हाँ कमेंट में पढ़ रहा हूं है ना, मैं थोड़ी सी नजरें मेरी ऊपर रहे तो ध्यान रखना कि मैं आप लोगों के प्रश्नों के कमेंट पढ़ रहा हूं। अब देखो बी उत्तर ज्यादा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए भी आ रहा है। सबसे पहले ए भाई साहब है नहीं, ए कद आया? भारत, ठीक है, हर्षवर्धन के समय। जब तक आप उत्तर बताएं, और हर्षवर्धन के समय भारत आया। ठीक है, ये ऐसा यात्री था जो स्थल से ही आया था, स्थल मार्ग से आया और स्थल से ही गया। ठीक है, इनके उपनाम भी था, जैसे इसको वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ठीक है, इसे नीति का पंडित कहा गया। इसने अपना ग्रंथ था इसका, जिसका नाम था सीयूकी। क्या नाम था? सीयूकी। नाम भी खुदरे जड़े रखे। ठीक है, अपार्थ खाली याद करना है, पीएचडी करनी कौन। ठीक, सीयूकी था। इसके अंदर इसने 72 देशों का उल्लेख किया, 72 देशों का उल्लेख करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन, ये जो यहां पे रहा था साथियों, वो 630 से 645 तक ये रहा था। और ये आया किस लिए था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था। ठीक है, ये डिटेल मैंने आपको हेनसांग की बता दी है। इतनी याद रख लोगे तो आपके लिए काफी है, नहीं पीएचडी करने के लिए तो बहुत सारी। हाँ, रचना पीलो मोलो भीनमाल, प्रश्न पढ़ लो भैया भीनमाल वाले। देखो, चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश, यहां पे कहीं भी मैंने नहीं लिखा है कि भीनमाल के लिए क्या शब्द प्रयोग किया। ठीक है, तो अब जो ए ऑप्शन वाले हैं ना, उन्होंने इसमें बाजी मारी है, क्योंकि गुर्जर प्रदेश के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया है हेनसांग ने, वो है कुचेलो। ठीक है, और ये जो पीलो मोलो आपको दिख रहा है ना, ये स्पेशली भीनमाल के लिए प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, ये भीनमाल यदि पूछते हैं आपको तो आपको पीलो मोलो पे जाना है, और यदि गुर्जर प्रदेश पूछा जाए, गुर्जर प्रदेश के लिए इसने प्रयोग किया है वो है कुचेलो। ठीक है, वन लाइनर के जो जिसमें ये टॉपिक दे रखा है ना, उसमें कोई चौथी या पांचवी लाइन के अंदर ही है, यदि ढंग से पढ़ा है तो आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। उसमें क्रमशः के रूप में दे रखा है, क्रमशः का मतलब अब आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसको देखते हैं तो श्रीमाल भी किसका? भीनमाल का ही नाम था, लेकिन ये हेनसांग ने नहीं दिया। ठीक है, ये जूझ जो है वो सुलेमान ने गुर्जरों को कहा है। ठीक है, सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान था, उसने गुर्जरों के लिए कहा है। तो यदि आपको सही जानकारी है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, आ है जानकारी। ठीक है, बोरा राजा को बोलते हैं, वेरी गुड। और बोरा कौन से राजा को कहा है ये पूछ ले तो बोरा कहा है स्पेशली महिपाल को। ठीक है ना, और अल मसूदी ने कहा था।
मतलब थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, आपने वैसे सही कहा है, राजा के लिए ही प्रयोग किया है। चलिए, तो ये हो गया है। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी अपनी स्क्रीन पर लाइए। बिल्कुल, निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये देखो वही शब्द जो कल वाली क्लास में आया, आज भी आया है, तेरा नाम धोकर रख दूं नाराज होगी क्या। ठीक है, नहीं रहे, निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित नहीं रहे। आपको मैं प्रश्न पढ़ने का समय दे रहा हूं, पढ़िए और उत्तर बताइए जल्दी फटाफट। हाँ जी मां साहब है कि करो, मैं बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। ठीक है, महादेव की कृपा है बस, इसीलिए आपकी इस श्रावण महीने में भी क्लास ब्रेक नहीं हुई है। बस महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे, और वो कहीं ना कहीं से एनर्जी दे देते हैं। तो अपन क्या है, भक्त आदमी है, आस्तिक है पूरी तरीके से। चलिए बताइए। हाँ वेरी गुड, अब लग रहा है कि विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ये प्रश्न आसान है। देखो, मंडोर प्रारंभिक शाखा रही है इनकी। ठीक है, उसके बाद में भीनमाल, कन्नौज, अवंती वगैरह बहुत सारी इनकी शाखाएं रही है। तो ये सारे तो है संबंधित, और आपका उत्तर जो निकल के आएगा वो ये है, क्योंकि ये जो है साथियों सांबर के चौहान से संबंधित है। ठीक है, ये है सांबर के चौहानों से संबंधित है, इसलिए आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? ये यदि पढ़ने वाले ने देखो पढ़ना है तो इसका उत्तर बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मंथन करें, तकड़ नहीं करनी, उतावल कौन करनी है। ठीक है, आराम सोच समझ के उत्तर दीजिए। नीलकुंड अभिलेख या फिर देवली, राधनपुर, करडाहू, इनमें से कौन कौन से? एक पहला ऑप्शन है 1 और 2 यानी नीलकुंड और देवली। दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी नीलकुंड, देवली, राधनपुर। तीसरा है 1 और 3 यानी नीलकुंड और करडाहू। चौथा है इसमें चारों ही चारों दे रखे हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, कर लिया करो। अरे मैं तो यूं ही राजी हूं, तारीफ सुन सुन के आधा तो मेरा खून ऐसे ही बढ़ जाता है। चलिए 70,000 जीत गए, अकाउंट में सेंड कर देना। बिल्कुल आ गए आपके अकाउंट में, देखो नहीं आए तो आरबीआई से फिर लेने पड़ेंगे। चलिए बताइए उत्तर बताइए फटाफट। बिल्कुल आपका उत्तर जो आ रहा है विद्यार्थियों वो सही है। इसका उत्तर ये चारों ही चारों अभिलेख हैं जो गुर्जर इसके अंदर कहा गया है। यदि आपको ठीक ढंग से याद हो तो एक ट्रिक है जो आपको बताई गई है, वो क्या है? रानी देख। ठीक है, देख कौन है? देख, रानी देख गुर्जर आया। ये क्या है? ये है जीजीडी का ट्रेडमार्क तरीका। ठीक है, रानी देख गुर्जर आया, ये है साथियों अपनी ब्रह्मास्त्र ट्रिक। क्या है इसमें? इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यह है कि यहां से आपका ये निकल के आएगा राधनपुर। ठीक है, ठीक है, फिर देखो यहां से ये निकल के आएगा आपके नीलकुंड। बस ये याद हो गई ना, तो आपके सारी याद हो गई। यहां से आपके निकल के आ रहा है देवली। ठीक है, और यहां से आपके निकल के आ रहा है करडाहू। बस रानी देख गुर्जर आया, कहा क्या है? गुर्जर कहा है। और इसी के साथ में आपके ये प्रश्न क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एच.सी. रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र माना है। प्रश्न को समझना, सीधा ही सीधा नहीं बताया है। ठीक है, यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। बोर्ड मत लिखी उड़ानी, नजर हटी दुर्घटना घटी। कई तो ट्रक लारे पढ़ू मैं, है ना, सोचो के ए डायलॉग गुरुजी कटा ला। मैं तो ट्रकों के पीछे लिखे हुए बहुत पढ़ता हूं। सावन आया झूम के, एक जनो बचीड़ ठोक दी अम्मी के बाद में के हकीकत झूम के आया था। ठीक है, चलिए सावन कब आएगा? फिर एक जने ने बचीड़ मारी, फिर के ले सावन आया झूम के, उसके पीछे लिखा था सावन आया झूम के। ट्रकों के पीछे बहुत बढ़िया डायलॉग लिखे मिलते हैं। ठीक है, कभी यूट्यूब में क्लास लेनी तो समझ लो कि आपको ट्रकों के पीछे लिखे डायलॉग पढ़ने पड़ेंगे। हाँ बताइए, एच.सी. रे के अनुसार बताना है। मंडोर वाले ध्यान से एक बार वापस पढ़े प्रश्न को। एच.सी. रे के अनुसार, एच.सी. रे का पूरा नाम क्या था? हरीशचंद्र रे। हरीशचंद्र रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र
माना गया? बताइए, चलिए। हाँ, कई जनों ने तो उत्तर बदल दिया मेरे कहने पर। हाँ, उत्तर नहीं बदलना है, उत्तर आखिर में वही रहेगा भाई। ऐसा है कि एचसी रे पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दे दिया, एचसी रे के अनुसार, एचसी रे के अनुसार, तो इसमें उत्तर बदलने वाला नहीं है। एचसी रे के अनुसार भी मंडोर ही रहने वाला है, ठीक है ना। उत्तर आपका यही रहना है, यानी कि कोई कितना भी आपको आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करे ना कि ये हम तो देखो, मैं जब पढ़ता था ना, जब कंपटीशन की तैयारी, हम डिस्कस बहुत बड़ा करते थे, बहुत ज्यादा डिस्कशन करते थे। तो डिस्कशन का फायदा ये होता था कि 10 बार पढ़ो या 2 बार डिस्कशन कर लो, एक बराबर है। मैं विद्यार्थियों को कहता हूं, आप है ना डिस्कशन बहुत किया करें, इससे बहुत अच्छा आपके स्टडी पे प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मतलब रहता है इससे, है ना। तो वहां पे हम मतलब विकेट उड़ाने की कोशिश तो शुरू से किया करते थे कि इसको कैसे बदलना है। तो वहां पे आप लोगों के साथ भी मैंने ये किया है, कोशिश की है, लेकिन आपके उड़े नहीं है विकेट। बहुत बढ़िया, आप अच्छे बैट्समैन है। चलिए, इसका उत्तर है आपके मंडोर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, मुहणो नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? ठीक है, ये भाई साहब जो है मुहणो नैणसी, इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। क्या? राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है, ठीक है ना। ये जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। बाद में इनके ऊपर कई सारे आरोप वगैरह ये लगे और ये क्रांतिकारी जैसा मतलब एक स्वभाव रखते थे, तो इन्होंने खुद की कटार गोप कर फिर आत्महत्या कर ली थी, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके देखो मारवाड़ परगनारी विगत और मुहणो नैणसी रिख्यात वगैरह बहुत सारे उत्कृष्ट साहित्य इन्होंने ग्रंथ दिए हैं, ठीक है ना। तो मुहणो नैणसी के अनुसार आपको बताना है गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन हुआ है। वेरी गुड, उत्तर आ गया है निकल के, सीधा सा उत्तर है 26 शाखाओं का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिहारों का आदि पुरुष रहा है, आदि पुरुष यानी कि जिसने स्थापना की है, संस्थापक रहा है, वो बताना है। बताइए। चलिए, पिछले प्रश्न का उत्तर आ गया है, आगे बढ़े। प्रतिहारों का आदि पुरुष बताना है भैया। हाँ, प्रतिहारों का आदि पुरुष बताइए। क्या हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये सभी के सही होना चाहिए। कईयों की टाइपिंग बहुत फास्ट है और कई जने टाइप करते हैं जितने अगला प्रश्न आ जाता है। चर्चा करने के लिए हमारे पास कोई नहीं है तो क्या करें, हमारे पास भी कोई नहीं था तो हमने एक लिमिटेड लोगों का जो पढ़ने के इच्छुक थे 5-7 जने, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस पे मतलब धमा चौकड़ी मचा के रखते थे। एक टॉपिक पढ़ा, फटाफट डिस्कशन किया, जो भी मन में आया प्रश्न डाला, अपन को आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर भी उत्तर आ जाएगा। 10-15 लोगों का ऐसा समूह बना के रखते थे। मतलब इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, रास्ते खुद को खोजने पड़ते हैं। कोई दूसरे आपको नहीं आएंगे भैया ये रास्ता है, इस पे चल के मंजिल प्राप्त कर लो। आजकल तो यूट्यूब की सुविधा हो गई है, कई सारे मार्गदर्शक है आपके पास, लेकिन खुद के रास्ते खुद तलाशो। सभी संभावनाएं सभी है, बस अपने को नजर नहीं आती है, ठीक है ना, देखने वाला चाहिए। हाँ, आप कहां से हो? मैं पृथ्वी का रहने वाला हूं, पाली डिस्ट्रिक्ट से हूं, ठीक है। प्रतिहारों का आदि पुरुष रहा है, आपका उत्तर है साथियों हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र रहा है। देखो हरिश्चंद्र वैसे बताते हैं कि एक ब्राह्मण था, ठीक है ना। ये हरिश्चंद्र इनका आदि पुरुष रहा है। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, ठीक है। ऐसे बताते हैं कि ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है, ठीक है। तो द्विज से ही द्विज कहा जाता है और द्विज से ही एक शब्द बनता है द्विजात्मा, ठीक है। तो द्विजात्मा नाम की एक पत्नी थी, वो तो थी ब्राह्मण, ठीक है। और एक थी इसके पत्नी भद्रा नाम की, ठीक है, ये थी क्षत्रिय, ठीक है ना। अब देखो इस भद्रा नाम की जो पत्नी थी, इसके 4 पुत्र थे, भोगवट, देह, कदक और रज्जिल। तो ये रज्जिल जो है साथियों मंडोर शाखा, जो प्रारंभिक शाखा मानी गई, मंडोर शाखा का प्रथम यानी कि मंडोर शाखा का संस्थापक भी आप इसे मान सकते हो। मंडोर शाखा की जो वंशावली का उल्लेख मिलता है ना, मंडोर की वंशावली, इस रज्जिल से प्रारंभ होती है, ठीक है।
मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से होता है, ठीक है ना, ये इसका पुत्र था। चलिए ये आ गया आपकी, ठीक है। नागभट्ट और वत्सराज के बारे में बहुत जानकारी है जो अगले प्रश्नों में आपको मिलने वाली है। अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण कुवलय माला में प्रतिहार वंश का कर्ण कहलाया है। ध्यान देना, प्रश्न जब तक प्रश्न ध्यान से नहीं समझोगे आपके उत्तर गलत हो सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिखा है कि अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण कुवलय माला के अंदर, ठीक है ना। देखो ये जो कुवलय माला है साथियों, ये लिखी है उद्योतन सूरी ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। उद्योतन द्वारा सूरी द्वारा लिखी गई है और ये लिखी है 778 के अंदर, ठीक है। ये वत्सराज के दरबार में था, वत्सराज के दरबार की शोभा बढ़ाता था, ठीक है। एक तो उद्योतन सूरी और एक जिनसेन सूरी जिसने हरिवंश पुराण लिखी थी 783 के अंदर। तो ये जो है लिखी गई है कुवलय माला उद्योतन सूरी द्वारा। और इस कुवलय माला के अंदर ही एक, चलिए और जानकारी आपको साथ में दे देते हैं। इस कुवलय माला के अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से एक मरु भाषा भी शामिल है। ये पूछा गया था, प्रश्न पूछा भी गया था, पूछा जाता है बहुत बार। यहां पे पूछा है कि कुवलय माला के अनुसार प्रतिहार वंश का कर्ण कहलाया। कौन कहलाया बताइए? वेरी गुड, आने लगे हैं उत्तर और आने लगे, विद्यार्थी भी जुड़ गए हैं। 1 लाख तो नहीं, 1000 से अधिक विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। हाँ, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं सी। चलिए साथियों, ऐसा है, इसका उत्तर है आपका कुक, ठीक है। इसका उत्तर है कुक। कैसे याद रखोगे? कुवलय माला के अनुसार, देखो कु और शुरू भी हो रहा है कु से। कुवलय माला के अनुसार प्रतिहार वंश का कर्ण। एक और प्रश्न आगे ऐसा ही आने वाला है, इसलिए इंतजार करें। जिसके मन में शंकाएं हो वो इंतजार करें, वो क्लियर करवाऊंगा। तो यहां पे जो है कुक है, ठीक है। कुक ने घटियाला के 2 शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कब करवाए? 861 ईस्वी में, ठीक है। ये जो साथियों जोट परियार है ना, ये जोट परियार वीणा वादक शासक था, प्रतिहारों में वीणा वादक शासक था, ठीक है ना। ये जो सिलुक है, ये सिलुक, मुझे एक तो पेन चेंज करनी याद नहीं आती, ठीक है। ये जो सिलुक है, इसने वल्ल के देवराज भाटी को हराया था, ठीक है। चलिए नागभट्ट प्रथम के बारे में तो अभी अपन बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ पे ये जो है, इस प्रश्न की व्याख्या में आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड बुक की वन लाइनर कब आ रही है? आ रही है 5-7 दिन के अंदर अंदर आ रही है। फाइनल टच चल रहा है, प्रूफ रीडिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है और फाइनल टच है। तो वहां पे जो आपके लिए मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जो जोड़े थे वो सब उसके अंदर जोड़े हैं, उन्हीं को फाइनल टच दिया जा रहा है। उसके बाद में बहुत ही धमाकेदार थे, यूं समझ लो कि ब्रह्मास्त्र से भी यदि कोई ऊपर कोई अस्त्र है, दिव्यास्त्र कोई है, तो वो आपके पास में आने वाला है, ठीक है। जिसको आप कम से कम 1.5 महीने के अंदर आप 3 बार आराम से पढ़ सकते हो और संकलित समग्र सब कुछ उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चिंता न करें, बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना गया है? देखो, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का, मंडोर का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रज्जिल मंडोर का है। यहाँ पे पूछा गया है भीनमाल शाखा का। प्रतिहारों का आदि पुरुष जो है हरिश्चंद्र है, मंडोर शाखा का रज्जिल है, और यहाँ पे पूछा है भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना गया है। प्रथम ऑप्शन है आपके पास में नागभट्ट प्रथम, दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है वत्सराज और चौथा है हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र प्रतिहारों का संस्थापक था, लेकिन भीनमाल शाखा का या किसी भी शाखा को राजधानी बनाना या उनका ये नहीं रहा है, ठीक है ना। हाँ, उत्तर बिल्कुल आप लोगों के आने लगे। कई लोग जो है अभी भी स्टडी से दूर मुझे नजर आते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप अपनी स्टडी को बढ़ाएं। साथियों, भीनमाल शाखा का यदि पूछा जाए ना, देखो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है रज्जिल, ठीक है। एक ध्यान रखना है नागभट्ट प्रथम और एक ध्यान रखना है
नागभट्ट द्वितीय। तो रज्जिल का काम तो है ना, मंडोर की शाखा एक ध्यान रखनी है, वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। मंडोर की शाखा का यहीं पे रज्जिल का काम खत्म है। फिर इसके बाद में आपको कोई मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में राजधानियों का जहां जहां पूछे दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं और उनका नाम एक ही है, नागभट्ट। एक तो प्रथम ध्यान रखना है, एक द्वितीय ध्यान रखना है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। दो को ही ध्यान में रखना है, जिसमें फिर मंडोर से देखो है ना, मंडोर से इसके बाद में फिर जैसे यदि आपको पूछे मेड़ता, ठीक है ना, भीनमाल, ठीक है, भीनमाल, और पूछे आपको अवंती जो उज्जैन वाली, तो इन सब का यदि संस्थापक आपको पूछा जाए, इनको राजधानी बनाने वाला, तो आपके आएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। और इसके अलावा साथियों आपको पूछते हैं कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाने वाला था, उसमें आपको ध्यान रखना है नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। तो यहां पे आपका उत्तर निकल के क्या आएगा सामने, नागभट्ट प्रथम। तो ये इसकी व्याख्या के साथ में बता दिया। राजधानी का पूछे आपको, दोनों के अंदर नागभट्ट याद रखना है, एक में प्रथम एक में द्वितीय, ठीक है ना। तो ये यहां पे मैंने आपके व्याख्या बता दी है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया। अब इसकी मैंने व्याख्या पिछली व्याख्या के अंदर ही इसका उत्तर बाय डिफॉल्ट बता दिया है, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। चलिए बताइए, आप लोग बताइए, आपको याद है कि नहीं, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया। हाँ, ऑप्शन है आपके साथ सामने, कन्नौज, मंडोर, अवंती। यदि किसी को काटने भी आते हैं तो वो इसमें से काट कर भी उत्तर निकाल सकता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखो यहां पे यदि बात करें तो कन्नौज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कन्नौज के अंदर मैंने आपको बता दिया नागभट्ट द्वितीय, ठीक। दूसरी बात, मंडोर होगा नहीं, क्योंकि मंडोर सबसे प्रारंभिक थी, और इसमें आपके आएगा रज्जिल, ठीक है। तो इसमें बचता अपने पास में एक ही ऑप्शन है, अवंती। दूसरा इनमें से कोई नहीं वाला है नहीं, और इसमें बचता है अवंती। तो भीनमाल के बाद में राजधानी बनाई है अवंती, उज्जैन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आपका निकल कर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुर्जर प्रत्याहार जो है ना, नॉर्मली जैसे पढ़ने में नहीं आता है तो विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन एक बार ढंग से समझा जाए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें कुछ ज्यादा याद करने को है नहीं, थोड़ा बहुत याद किया, प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक। देखो, नागभट्ट प्रथम का वह दरबारी जिसने हंसोट ताम्रपत्र लिखा, ठीक है, बताइए, जिसने हंसोट ताम्रपत्र, ये थोड़ा सा लेवल का सवाल है जो आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलाएगा। यदि मेंटोस खा के आए तो उत्तर अच्छा दोगे। बताइए, देखा, राम राम अलवर से, राम राम जीतू मीना जी, लेट आए क्लास में, क्या बात है। हम तो जब स्कूल में लेट जाते थे तो हमको मुर्गा बना देते थे। चलिए उत्तर बताइए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ये है गौरव ज्ञान धारा के सभी शेर शेरनिया, इनकी बकरी डिब्बे में नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो खुद ही शेर है। चलिए, इसका उत्तर है साथियों भृतभट्ट, ठीक है। ये भृतभट्ट थोड़ा सा गलत लिख दिया है, भृतृभट्ट होता है इसका, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हंसोट ताम्रपत्र लेख जो है साथियों, ये 756 ईस्वी में लिखा गया है, और ये जो है भृतभट्ट नागभट्ट प्रथम का दरबारी कवि था, ये दरबारी था, ठीक है ना। यदि अपन नरहरि की बात करते हैं साथियों, तो नरहरि जो था ये रज्जिल के दरबार में था, ठीक है। नरहरि रज्जिल के दरबार में ब्राह्मण था, ठीक है ना, था ब्राह्मण। और ब्राह्मण देवता ने, इन्होंने क्या किया कि राजा की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि धारण की, ठीक है, ये नरहरि। और ये राजशेखर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके आने वाला है जो आपके महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में रहा है। तो ये राजशेखर है। उद्योतन सूरी का आपको बता ही दिया है आगे भी, ये किसके दरबार में रहा है, वत्सराज के। इससे संबंधित कौन रहे हैं, वत्सराज रहे हैं। तो इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन के मैंने आपको बता दिए हैं कि किसी के कोई परिचित नहीं रहे हो ना कि भाई नरहरि और ये तो पढ़े ही नहीं हमने, तो ये है, ठीक है ना। एक शासक नरभट्ट भी हुआ था जिसने पिल्ल पानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखने में बड़ा आलस आता है,
मैं बोर्ड पे हर चीज नहीं लिखता हूं, मैं बोल के भी बताता हूं ना, तो आप सुन लिया करो, ठीक है। प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने रणहस्तिन और जयवराह की उपाधि धारण की, ठीक है। ध्यान देने लायक शब्द दो है, रणहस्तिन और जयवराह की उपाधि। क्या वो नागभट्ट प्रथम था, क्या वो वत्सराज है, क्या वो नागभट्ट द्वितीय है, क्या वो मिहिर भोज है? बताइए बताइए। प्रश्न आपके क्या पता किस्मत के दरवाजे खोल दे और एग्जाम में भी मिल जाए। नमस्ते, आइए, आपका स्वागत है क्लास में। बताइए, चलिए उत्तर बताइए फटाफट, अपन समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। समय बड़ा लेट वालों को मुर्गा बना था। हाँ हाँ, एड अत्याचार कौन करा, ठीक है। और सोशल मीडिया है भैया। हाँ वेरी गुड। मोकल सर से कौन है? अरे वाह, मोकल सर से बहुत यादें जुड़ी हैं, अपना बचपन बिताया है मोकल सर की पहाड़ियों के वहां। चलिए बताइए उत्तर। 1200 विद्यार्थी जुड़े हैं और उत्तर बहुत कम जनों के आ रहे हैं, क्यों? बाकी सारे मूक दर्शक बने हुए हैं। हाँ वेरी गुड। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो, आपको कंफ्यूज किस में नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक तो आदिवरा में और जयवरा में। जयवराह पूछते हैं आपको और रणहस्तिन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा साथियों वत्सराज, ठीक है। नागभट्ट नहीं है, नागभट्ट द्वितीय नहीं है, मिहिर भोज नहीं है। यदि आदिवराह पूछेंगे तब आपके मिहिर भोज की तरफ बढ़ना है, यहाँ पे आपको बढ़ना है आपको वत्सराज की तरफ, ठीक है। तो ये जो जयवराह जो है साथियों, ये ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलता है, ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर ये उपाधि मिलती है। और ये जो रणहस्तिन की उपाधि है, ये दुग्गल ने दी है, दुग्गल द्वारा, ठीक है। दुग्गल द्वारा दी गई। इसे रणहस्तिन को कहा जाता है यानी युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अरब यात्री सुलेमान ने किसे इस्लाम की दीवार कहा है? दीवार, ठीक है ना। ये भी एक तरीके से प्रतिहारों का राहुल द्रविड़ हुआ। इस्लाम की दीवार कहा है, अरबों का अमित्र कहा है, किसे कहा है? सुलेमान ने। चलिए बताइए, अरब यात्री जिसने, सर आपके कांटेक्ट नंबर बताओ। थे हो 2 लाख, ठीक है। आप हो 2 लाख, मैं हूं अकेला। वैसे भी ये फोन देखो है ना, ये फोन ऐसे बजता रहता है, ये यहाँ पे पड़ा है लेकिन बजता रहता है। नंबर मैंने किसी को दिए नहीं है, लेकिन फिर भी बजता रहता है और साइलेंट रहता है। आप देखो बहुत सारे साथियों ऐसा है खूब। आप लोग 2 लाख हो, मैं सभी को पर्सनली जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए वीडियो बनाकर टेलीग्राम के जरिए दे देता हूँ जवाब, ठीक है ना। जो आपकी जो शंकाएं होती है उन सभी का उत्तर देने की कोशिश मैं करता हूँ। हाँ चलिए, अरबी यात्री सुलेमान ने किसे इस्लाम की दीवार कहा है? सबसे पहले यदि आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, मिशुमल, ठीक है ना। ये ट्रिक जिसे याद है वो इस उत्तर तक भी पहुंच जाएगा। हाँ, क्या उत्तर आ रहे हैं आपके? वेरी गुड, उत्तर बिल्कुल सही है। मिहिर भोज को ही कहा गया है। अब देखो, क्योंकि मिहिर भोज यहां से है ना, ये समझना थोड़ा सा, ये आपको बहुत बार पूछा जाएगा और ये समझने वाली चीज है। ये मैंने क्लास में बताई भी थी, ठीक है। इस मी का मतलब है मिहिर भोज, मिहिर भोज। और इसके समय जो अरब यात्री आया उसका नाम था सुलेमान, सुलेमान। तो इस सुलेमान ने जो है, ये सुलेमान ने ही इस्लाम की दीवार या अरबों का अमित्र इन्हें कहा है, मिहिर भोज को, ठीक है। और एक आया है साथियों आपके महिपाल के समय, ठीक है। एक आया है महिपाल के समय जिसका नाम था अल मसूदी, अल मसूदी, ठीक है। यहाँ पे जिसने अल गुजर कहा है यहाँ के शासकों को। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसके समय आया, ये आपको ध्यान होगा तो इस प्रश्न के उत्तर तक भी आप आराम से पहुंच जाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? अभी इसका उत्तर है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली कुछ स्लाइडों के अंदर। अब बताइए, देखा आप बताइए आपने कितना ध्यान दिया है। महिपाल अल मसूदी, हाँ बिल्कुल सही है। मिहिर भोज सुलेमान, महिपाल अल मसूदी, बिल्कुल सही जा रहे हो। और यही पूछे जाते हैं प्रश्न। वहां पे सिर्फ होता यह है कि महिपाल था कि महेंद्रपाल था कि मिहिर भोज था, ये कंफ्यूजन होता है। जब 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं ना,
तो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए आप लोगों के लिए अभ्यास सीरीज लाई जाती है, आपको अभ्यास करवाया जाता है। आप लोगों के पास तो अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पहले हम जब तैयारी करते थे तो कुछ भी नहीं था, किताबें भी इतनी नहीं आती थी। अब तो आपके पास में किताबों में भी बेहतरीन विकल्प है। न सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बेहतरीन, मुझसे भी बेहतरीन विकल्प मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल है ना, ये बहुत ग्लोबलाइजेशन जैसा हो गया है, बहुत इसमें प्रभाव है, स्टडी बहुत, मतलब इसलिए कंपटीशन भी हार्ड हुआ है, ठीक है। हाँ बताइए उत्तर। बिल्कुल सही है। अब आपको है ना, जहां जहां राजधानी के नाम आते हैं, यदि मंडोर पूछ ले तो रज्जिल को छोड़ के दो ही याद रखने, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पे आपके कन्नौज पूछा है और कन्नौज में आपके उत्तर आएगा नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कंप्यूटर जी। दानशीलता और कन्यादान के कारण किसे ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण की उपाधि दी गई है? साथियों ध्यान देना, ये प्रश्न फिर से कर्ण की उपाधि से संबंधित आया है, ठीक है। एक प्रश्न पीछे गया था कि कुवलय माला के अंदर प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा गया है। एक प्रश्न आया है कि ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर कर्ण की उपाधि किसे दी गई है। अब यही मैंने कहा था कि यहाँ पे दो जगह अलग अलग चीजें आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है सोर्स पूछा है, ठीक है, किसके अनुसार कौन सा है ये बताना है। तो चलिए बताइए, ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार किसने थी? देखो ग्वालियर प्रशस्ति का जो लेखक था वो था बालादित्य, बालादित्य, ठीक है। यदि पूरा बताऊं आपको तो धनिक पुत्र बालादित्य, धनिक का पुत्र बालादित्य, ठीक है। इसके अंदर साथियों 17 श्लोक, ठीक है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, और मिहिर भोज से संबंधित है, ठीक है ना, ये है। अब बताइए इसमें कौन था? आपके कंफ्यूजन दो में ही होगा, ज्यादा होगा नहीं। आप उत्तर बताइए पहले, फिर मैं बताता हूं आपको। हाँ उत्तर आ तो रहे हैं। कुवलय माला एक अलग है और यहां पे ये अलग है, ठीक है। बताइए, आप बताइए, मैं जितने पानी पी लेता हूं। स्कूल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज, साथियों स्कूल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज आपके लगभग है ना, यूं समझ लीजिए कि तैयार पड़ी है बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि 2 यूनिट लगभग हमारी टीम ने बना दी है, और उसके बाद में अब जो है 1 यूनिट साथियों और बनानी है, और टाइपिंग चल रही है। तो ये आपको लगभग है ना साथियों मिल जाएगी, लगभग आप मान के चले कि 5 से 7 दिन के अंदर ये इसको पब्लिक कर देंगे अपन। तो चिंता ना करें, बिल्कुल आराम से आपको दे दी जाएगी। और जहां तक मेरी कोशिश है कि स्कूल व्याख्याता की, देखो 2 तो आपको टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और एक साइकोलॉजी के ऊपर यदि मैं थोड़ा सा, देखो हमारे ऐसा है कि टीममेट भी थोड़े से फ्री नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा है असमंजस सा थोड़ा सा, नहीं तो मैं आपको साइकोलॉजी की भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज दे देता, और आपको ये इसकी भी दे देता, और इसकी तो दूंगा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट की लगभग तैयार बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई है, तो वो आपको लगभग 5-7 दिन इंतजार कीजिए, आपको वन लाइनर और ये दोनों साथ में मिलेगी। चलिए ठीक है, अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मंथन किया आपने, चलिए अब मैं यहाँ पे 2 चीजें क्लियर करता हूं आपकी। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुवलय माला, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया कु से आपको पकड़ना है कुक, ठीक है। तो ये उत्तर इसका है नहीं, यहाँ पे उत्तर आएगा साथियों आपके नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पे यदि आपको पूछते हैं ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि पूछते हैं, तो आप नागभट्ट द्वितीय के साथ में जाओगे, ठीक है। वैसे मिहिर भोज का संबंध रहा है ग्वालियर प्रशस्ति से, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर निकलता है वो ये है। अब देखो 2 कर्ण की उपाधि यहाँ पे यदि स्रोत से पूछते हैं अलग अलग, तो अलग अलग स्रोत से पूछेंगे और अलग अलग उत्तर इसका रहेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रतिहारों का पितृहंता कहलाया, वह शासक जो प्रतिहारों का पितृहंता कहलाया। आप देखो नागभट्ट प्रथम आया, ठीक है, नागभट्ट प्रथम भी आया, वत्सराज भी निकल गया, इसके बाद में जो है वत्सराज के बाद और उसके बाद में है ना आपके मिहिर भोज आता है, नागभट्ट द्वितीय आया, फिर मिहिर भोज भी आया। इन दोनों के बीच में एक शासक रहा है रामभद्र, ठीक है, जिसका 3 साल शासन रहा है। रामभद्र का कमजोर शासक था। और जो यहाँ पे जो प्रतिहार वंश का जो यहाँ पे जो शासक है, प्रतिहारों का पितृहंता, उसने अपने पिता की हत्या करके और शासन हासिल किया था, ये बताते हैं। चलिए बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, रामभद्र या महिपाल? हाँ, उत्तर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है आपका, प्रतिहारों का पितृहंता कहलाया है आपके मिहिर भोज, ठीक है। प्रतिहार वंश का पितृहंता कौन कहलाया है? मिहिर भोज कहलाया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिवराह और प्रभास की उपाधि, आदिवराह और प्रभास की उपाधि धारण की किसने की? बताइए, वत्सराज ने, मिहिर भोज ने, नागभट्ट द्वितीय ने या महिपाल प्रथम ने? आदिवराह। अब देखो, एक जयवराह पीछे निकल गई उपाधि अपने पढ़ ली, और एक आदिवराह ये पूछी जाती है, ठीक है। बताइए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? मिहिर भोज ने। अभी अपन ने वहां भी बताया है। अब ये जो आदिवराह की उपाधि है ना साथियों, ये तो आपके मिलती है किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। और ये प्रभास की उपाधि जो है, ये इसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर अभिलेख के अंदर। दौलतपुर अभिलेख के अंदर, ठीक है। चलिए ये आ गया आपके। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्र आयुध आदि उपाधियां किसने धारण की? अब इसमें ऐसा है साथियों, गुर्जर प्रतिहार वाले कई शासक ऐसे हैं जिन्होंने एक जैसी उपाधियां भी धारण की, जैसे महाराजाधिराज वगैरह, ये तो नॉर्मल उपाधियां हो गई थी उस समय। तो ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्यादा धारण की। कई जो है इतिहासकारों में मतभेद है, तो वो भी अलग अलग बताते हैं। यहाँ पे जो उत्तर आपको पूछा गया है वो बताइए कि निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, ठीक है, ये ध्यान देना। एक तो रघुकुल चूड़ामणि और एक रघुकुल मुकुटमणि, दो अलग अलग ध्यान देना है, बस इससे आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और महेंद्रायुध की उपाधि किसने धारण की? बताइए उत्तर, प्रश्न संख्या 18। वेरी गुड, उत्तर आने थोड़े से कम हो गए। विद्यार्थी सोच रहे हैं कि गुरुजी बताएंगे, अभी आखिर में बताएंगे, अपन क्यों मेहनत करें, ठीक है। चलिए, लेकिन जो मेहनत करेगा तो परिणाम भी उसके पक्ष में ही आएगा। इसका उत्तर जो है साथियों, आपके इस प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा है, ठीक है ना। यहां से पकड़ना है आपको उत्तर, ठीक है। महेंद्रायुध दे रखा है ऑलरेडी, उत्तर इसके अंदर दे रखा है। तो ये है महेंद्रपाल प्रथम, जिसके समय जिसने ये उपाधियां धारण की है, ठीक है। यदि यहाँ पे साथियों, ये तो है रघुकुल चूड़ामणि, ठीक है ना। यदि यहाँ पे आपको पूछा जाता कि रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि किसने धारण की, तब आप किसके साथ जाते? तब आपको जाना होता महिपाल प्रथम के साथ, ठीक है ना। उसने की थी, महिपाल प्रथम ने ये धारण की थी। और यहाँ पे इसका उत्तर क्या है? महेंद्रपाल प्रथम है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका आदि। अब विद्वशाल भंजिका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये साथ में याद रखना है आपको। विद्वशाल भंजिका आदि रचनाएं किसने लिखी, ठीक है, ये बताना है। क्या उसे लिखने वाला राजशेखर था, क्या महेंद्रपाल प्रथम था, क्या महिपाल था, क्या मिहिर भोज था? बताइए, देखा किसने लिखी है। ये बाल भारत जो है साथियों, इसे प्रचंड पांडव भी कहते हैं। इस रचना को प्रचंड पांडव भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। काव्य मीमांसा आदि रचनाएं किसने लिखी, बताओ देखा। हाँ, वेरी गुड। ऐसे AK-47 की स्पीड से उत्तर आने चाहिए, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है साथियों राजशेखर। अब राजशेखर जो है ना, ये कई जने कहते हैं कि सर क्या ये महेंद्रपाल के दरबार में था, क्या ये महिपाल के दरबार में था? तो ये ऐसा है साथियों, ये महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में था, और दोनों का ही राजगुरु रहा है, ठीक है, दोनों का ही राजगुरु रहा है और दरबारी विद्वान था इनका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यदि पूछ ले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों के दरबार में
रहा है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, राजशेखर ने किसे आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजशेखर ने, देखो लाइक की स्थिति ऐसी है, अभी 1111 4 इक्के दिख रहे थे मुझे। चलिए, हाँ दोनों के दरबार में था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, समय बिंदु का थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो है प्रश्न संख्या 20 है। ठीक है, बताइए, देखा महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। कोई महिपाल बता रहा है, महेंद्रपाल बता रहा है, कोई महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। देखो साथियों, ये दोनों के दरबार में रहा है, लेकिन इसका उत्तर जो है वो है आपके महिपाल प्रथम। राजशेखर ने, यदि आपको ये पूछते हैं कि आर्यव्रत का महाराजाधिराज किसे कहा है, तो वो महिपाल प्रथम को कहा है। ठीक है ना, महेंद्रपाल प्रथम को नहीं कहा है। ये जो राज्यपाल है साथियों, इसको आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ, ठीक है, महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ, तब ये हुआ लगभग 1018 में, तब जो शासक था वो ये था राज्यपाल। और ये जो यशपाल है, ये प्रतिहार वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है ना, अंतिम शासक रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। एक त्रिकोण संघर्ष मैंने आपको बताया नहीं है, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के अंदर हुआ था, जिसमें अंतिम रूप से विजय जो है वो गुर्जर प्रतिहार ही रहे थे। वत्सराज के समय यह संघर्ष प्रारंभ हो गया था और नागभट्ट ने इसमें बहुत सारी विजय हासिल की, लेकिन कई बार इन्हें राष्ट्रकूटों से हारना भी पड़ा था। इन शॉर्ट आपको मैंने ये बता दिया है। जो त्रिराष्ट्र जो संघर्ष था ना, वो साथियों कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज की स्थिति उस समय ऐसी थी, जब प्राचीन काल में अपन पढ़ते हैं पहले, उस समय जो मगध की स्थिति थी वैसी स्थिति, यानी कि बहुत वो सभी दृष्टि से बहुत अच्छा था। उसको देखते हुए मतलब कन्नौज पे हर कोई अधिकार करना चाहता था, इसलिए उस समय 3 महाशक्तियां थी, ये पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो ये तीनों वहां पे अधिकार करना चाहते थे और अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार इसमें विजयी हुए थे। ये था त्रिराष्ट्र संघर्ष, 100 वर्षों तक चला था। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, पॉलिटिकल की स्टार्ट कब करोगे? पॉलिटिकल की क्लासेस साथियों स्टार्ट होगी आपके, जैसे अपने अपने ज्योग्राफी की चल रही है अभी, ज्योग्राफी की पूरी होती है, पॉलिटिकल ही करानी है आपके। दिसंबर है ना, दिसंबर से पहले पहले मैं आपको पॉलिटिकल, न सिर्फ पॉलिटिकल करवा दूंगा, बल्कि ये जो इस तरीके से रिवीजन क्लासेस चल रही है अपनी शनि रवि, और उसके बाद जैसे अपना कोर्स पूरा हो जाएगा तो अपन दिल्ली चलाएंगे, है ना, दिल्ली मौज करेंगे और राज करोगे उसके बाद आप। तो उसके बाद में आपके, हाँ ये 200 वर्ष तक चला, 100 वर्ष तक चला, ये है ना, ये इतिहासकारों में बहुत सारा संघर्ष जो है, ये बहुत सारे मतभेद चले हैं। अब इसमें ऐसा है कि कई किताबें बताती है कि 100 वर्षों तक चला, कई बताती है 200 वर्षों तक चला। इसमें ऐसा है कि संघर्ष बाद में थोड़ा थोड़ा एकदम से, कहीं ऐसा नहीं है कि संघर्ष आज के दिन खत्म हो गया। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, तो इसलिए अलग अलग उल्लेख देखने को मिलता है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ वत्सराज ने, बिल्कुल वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था। चलिए ठीक है, तो ये रहेगा आपके, और बाद में इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्लास से रिवीजन भी